Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। उससे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और ये पहली क्लास है इस साल की। थोड़े से जो है हम काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं 24 तारीख को मिले थे लास्ट टाइम, 24 दिसंबर को। सीधा जो है आज हम 7 जनवरी को मिल रहे हैं। एक कंप्लीट सेट है। इसके बाद ये जो पूरी रणनीति है अगले एक महीने की, वो हम चेंज कर देंगे सीटेट के लिए। कल 8 जनवरी है और 8 फरवरी को आपका पेपर है। तो दिस लास्ट 1 मंथ इज़ क्रूशियल फॉर एवरीबडी जो भी इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा है ना। और स्टार्ट कर रहे हैं, समझते हैं चीज़ें। ये 30 क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। ऐसा कोई भी सेशन नहीं होगा जो आपके लिए हेल्पफुल ना रहे। उस सेशन का डिस्कशन, कुछ क्वेश्चन कई लोगों को, क्योंकि जो बहुत मेहनत से तैयारी कर रहे हैं, साल भर का टाइम सबको मिला था, इस बार पेपर हुआ नहीं ना जुलाई वाला, तो जिनकी तैयारी बहुत ज़्यादा, जिन्होंने ओवर डू कर दी है, उनको कुछ क्वेश्चंस इजी लग सकते हैं, बट वो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, लेवल अप्रोप्रिएट है प्रीवियस ईयर को देखते हुए। ऐसा नहीं किया जाएगा कि आपको ज़बरदस्ती परेशान करने के लिए मुश्किल या अटपटे क्वेश्चन, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी नहीं है, वो डाल दिए जाएं। बात सही है। चलिए, कोशिश ये रहेगी कि कल से हम 9:15 के करीब मिल जाएं, है ना। आज की तरह सेशन लेट ना हो। थोड़ा वापस आकर के इतने एकदम अच्छे AQI से ख़राब AQI में आने के बाद तबीयत मेरी थोड़ी सी गड़बड़ हुई है और काफ़ी अच्छा जो है ट्रिप रहा। होपफुली आपने भी जो है अच्छे से मेहनत की होगी। अब एक महीना हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करें। 30 क्वेश्चंस, ये लास्ट सेशन है, फिर हम मॉक टेस्ट शुरू कर देंगे कल परसों से। और ये फुल मार्क्स वाली जो सीरीज़ है उसका 5th सेशन है और आखिरी सेशन है। इसके बाद हम मॉक टेस्ट पे जाएंगे, ठीक है। अब अगले एक महीने तक आप रात और दिन और समय और घंटों का हिसाब लगाना छोड़ दीजिए। चाहे आप बैच में हो, चाहे आप ऑफलाइन क्लास में हो, ऑनलाइन क्लास में हो, यूट्यूब पर हो, पढ़िए। जो नोट्स रहते हैं आपके, वो भी मैं जल्दी ही अपलोड करा दूंगी, ठीक है। चलिए, आज से फिर से एक नए ढंग से तैयारी शुरू करते हैं। आप सभी को शुभकामनाएं। ये साल आपके लिए नौकरी आप लेकर के आएँ, मेहनत करके किसी भी एक राज्य में एक नौकरी कम से कम ले लें, फिर आप अपने मनपसंद की भी नौकरी आपको मिल जाए। हो सकता है पहली बार में मिल जाए, DPSP का एग्जाम हो, तो जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो वही नौकरी मिल जाए। यू नेवर नो, अलग अलग जगह पे वैकेंसी निकलेंगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर ही देंगे, नहीं किया होगा तो ये सारे PDF आज ही, मतलब टीम ने तो मुझे भेज दिए थे, मैं ही थोड़ा आलस कर गई छुट्टी पे, ये आप तक नहीं पहुंच पाए। तो लेट्स लर्न स्क्वायर टेलीग्राम चैनल पे आपको ये मिल जाएंगे, प्रीवियस जितने भी सेशंस यूट्यूब पे हुए हैं उनके PDF। बाकी अगर आप बैच में हैं करियर विल पे, तो ऑलरेडी ही आपको सारे PDF, मॉक टेस्ट, ई-बुक्स, क्लासेस, रिकॉर्डेड, लाइव, सब कुछ जो है वहाँ आपको प्रोवाइड ऑलरेडी किया ही जा रहा है। एनरोल आप अभी भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। करियर विल ऐप डाउनलोड करेंगे, टीचिंग सेक्शन में जाएंगे और जो भी बैचेस हैं, चाहे वो DPSP के हों, KVS के हों, CTET के हों, उसमें एनरोल आप कर सकते हैं। ये 30 सवाल हैं, फटाक से हम शुरू कर रहे हैं, समय नहीं लगाएंगे ज़्यादा। पहला क्वेश्चन है, एकदम पेपर वाली फीलिंग के साथ आप इसको कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज चिल्ड्रन, कोशिश कीजिएगा कि 25+ नंबर आप ले आएँ इसमें, क्योंकि सिलेबस अप्रोप्रिएट सही क्वेश्चंस हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट सेट है, बैलेंस्ड सेट है, लेकिन 25 नंबर अगर आप लेकर के आ पा रहे हैं, 30 तो बहुत सब नहीं लेकर के आ पाएंगे, तो आप गुड इनफ सिचुएशन में हैं। फिर विच ऑफ दीज चिल्ड्रन वुड बी इन द मिडल चाइल्डहुड स्टेज, यानी कि कौन से बच्चे हैं जो मिडिल चाइल्डहुड स्टेज में होंगे। इन 4 ऑप्शंस में से आपको पहचानना है कि ये एक बच्चा होगा जो मिडिल चाइल्डहुड स्टेज में पाया जाएगा। ए ऑप्शन कह रहे हैं 40% लोग। चलिए चेक कर लेते हैं। अ चाइल्ड हु इज बिगिनिंग टू इमिटेट सोशल रोल्स वाइल एंगेजिंग इन मेक बिलीव प्ले। तो ये जवाब आपका गलत हो गया है। बहुत ही खुशी के साथ पहले ही क्वेश्चन को 45%, 52% लोगों ने गलत कर दिया है। 54%। वाओ, नाइस, ग्रेट। मतलब इतने आसान से सवाल का जवाब हम 56% लोग गलत दे रहे हैं। तो समझ रहे हो, आप सिर्फ 44% लोग हैं, वो भी उसमें से भी कुछ % लोग होंगे। कितने लोग हैं राहुल जो बी ऑप्शन, कितने लोग? 33% ओनली। तो सही उत्तर इसका बी है, बट वो क्यों है उस पर आएंगे। लेकिन सिर्फ 33% लोग, यानी 100 में से सिर्फ 33 लोग हैं जो सही जवाब दे रहे हैं। लोग तो आप यहाँ कई हजारों में हैं, बट ये मान लीजिए यदि 100% में हम देखें तो सिर्फ 33 लोग हैं जो सही जवाब दे रहे हैं, बाकी सब गलत जवाब दे रहे हैं। और ये कई लोगों को बड़ा आसान लग रहा होगा, है ना। तो आपको पता लगी गया होगा कि हम कितने ओवर कॉन्फिडेंट होकर के कई बार आसान से सवालों में गलती कर देते हैं। समझते हैं कहानी क्या है। देखिए, मिडिल चाइल्डहुड की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सिंपल आपको कैरेक्टरिस्टिक पूछा गया है कि कौन से बच्चे के लक्षण देख करके इन 4 ऑप्शंस में से आप पहचान पाएंगे कि बच्चा मिडिल स्टेज में है या मिडिल चाइल्डहुड स्टेज में है। तो पहले मैं आपको स्टेजेस के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर देती हूँ ताकि आपकी ये कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाए, है ना। जब हम बात करते हैं तो हम इन्फेंसी स्टेज की बात करते हैं, जो जनरल डेवलपमेंट की स्टेज है, बिना प्याजे या किसी और व्यक्ति की बात करें तो हम वो 4 स्टेजेस पढ़ते हैं आपके सारे कॉम्पिटिटिव लेवल्स पे, ठीक है। तो अगर हम देखें तो आपका इन्फेंसी, जिसको हम
शैशवावस्था कहते हैं, जन्म से 2 वर्ष, इसी को सेंसरी मोटर स्टेज कहा है पियाजे ने अपनी थियोरी में। जन्म से 2 वर्ष, ठीक है, 0 to 2 इसलिए लिखा है जब तक 365 दिन नहीं होंगे 1 साल नहीं बनेगा तो 0 ही लिखना है, या फिर बर्थ टू 2 ईयर्स कह सकते हो। फिर हम पढ़ते हैं अर्ली चाइल्डहुड यानी पूर्व बाल्यावस्था। कितने साल से कितने साल तक? ये प्री स्कूल या प्लेवे एज है, 2 से 6 वर्ष तक। 3 से 6 कई लोग इसको कह देते हैं, प्ले स्टेज, टॉय एज भी कई लोग इसको कहते हैं, उस पे हम बाद में आएंगे। लेटर चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड यानी उत्तर बाल्यावस्था, यानी चाइल्डहुड को हमने 2 भागों में बांट दिया, अर्ली और लेटर। अर्ली का मतलब पहले पूर्व बाल्यावस्था और लेटर मतलब उत्तर बाल्यावस्था बाद में, ठीक है। इसको हम 6 से 12 वर्ष में बांट देंगे, मतलब ऐसे ही होता है। इसको स्कूल एज भी कहते हैं क्योंकि 6 साल का बच्चा पहली क्लास में एडमिशन लेता है, इससे पहले वो प्ले वे में है, आंगनबाड़ी में है, वॉटएवर, ठीक। जिसको आपकी जो वो वाली स्टेज है जिसको बाल वाटिका और वो सब कह दे रहे हैं, तो वो अर्ली चाइल्डहुड है। यहां फिर आती है लास्ट स्टेज जो आप पढ़ते हैं अपने सिलेबस में, क्योंकि इसके बाद बच्चा स्कूल से निकल जाता है। 12 से 18 के बाद, एडोलेसेंस के बाद आपको कोई अडल्टहुड नहीं पढ़ना होता, ओल्ड एज नहीं पढ़नी होती, आपके सिलेबस में काम का ही नहीं है, ठीक है। तो ये 4 स्टेजेस आपके काम की होती हैं। अब कई बार क्या होता है, जब एग्जामिनर को शौक का मन करता है आपके साथ थोड़ा सा गेम खेलने का, तो वो इन दोनों के बीच की एक स्टेज है जिसको मिडल चाइल्डहुड कह देते हैं, जो जनरली हम नहीं पढ़ते, लेकिन क्योंकि इसमें कुछ अलग से नहीं है। ये क्या करेंगे, 1 साल यहां से उठाया, यानी 5 वर्ष से शुरू कर दिया या 6 वर्ष से शुरू कर दिया कई बार, और 1 साल यहां से कम किया, और 5 से 10 या 5 से 11 को ही मिडल चाइल्डहुड कह दिया, यानी इन दोनों के बीच की अवस्था है। तो आप ये मान के चलिए जब भी मिडिल चाइल्डहुड लिखा हो कि बात लेटर चाइल्डहुड की हो रही है, लगभग वही सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, वही विशेषताएं जो लेटर चाइल्डहुड उत्तर बाल्यावस्था में होती हैं, वही मिडिल चाइल्डहुड में भी काम कर जाती हैं, है ना। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा अब आगे तक। एडोलेसेंस 12 से 18 है ही, तो इन दोनों के बीच की स्टेज है ये जिसकी बात हो रही है। लगभग वही सारी चीजें कारगर होती हैं जो लेटर चाइल्डहुड में एप्लीकेबल हैं, वही मिडिल चाइल्डहुड के लिए भी लागू हो जाती हैं, क्योंकि 1-2 साल अर्ली चाइल्डहुड से उठाए, यानी 5 साल से जो है 8 साल के बीच में भी कई बार हम लिख देते हैं कि मिडिल चाइल्डहुड है। कई लोग हैं जो 5 से 11 तक मान लेंगे, तो लगभग सेम चीजें अप्लाई हो जाती हैं मिडिल चाइल्डहुड में भी जो लेटर और जो लेटर में अप्लाई होती हैं। बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी। तो अब यहां हमें एक चीज देखने की जरूरत है, ABCD में से आपको चूज करना है कि हम ये कह रहे हैं मिडिल चाइल्डहुड की कैरेक्टरिस्टिक। मिडिल चाइल्डहुड मतलब अर्ली और लेटर के बीच में, है ना, 5 से 8 वर्ष, जरूरत पड़े तो 5 से 11 वर्ष, ज्यादातर कैरेक्टरिस्टिक्स लेटर चाइल्डहुड वाले एप्लीकेबल होंगे। तो पहला ऑप्शन क्या कहता है, अ चाइल्ड हु इज बिगिनिंग टू इमिटेट सोशल रोल्स व्हाइल एंगेजिंग इन मेक बिलीव प्ले। देखिए यहां पे सोशल रोल्स की नकल करना शुरू कर रहा है बच्चा। ये कोई बहुत इससे अप्रोप्रिएट जवाब हमें नहीं मिलेगा। सोशल रोल्स की नकल जो है बच्चा मिडिल चाइल्डहुड में भी कर सकता है, बट ये जो लिखा हुआ है इन्होंने व्हाइल एंगेजिंग इन मेक बिलीव प्ले, भाई वो नकल इसलिए कर रहा है क्योंकि वो मेक बिलीव प्ले में जो है रोल प्ले कर रहा है। एक हो सकता है वो डॉक्टर खेल रहा हो सकता है वो कोई और बड़ों के जैसे नकल करके दिखा रहा हो, तो मेक बिलीव प्ले या प्रिटेंड प्ले कह देते हैं। ये 2 से 6 वर्ष के बीच में आता है ना। पियाजे भी इसकी बात करते हैं और इसके कई नाम हैं। तो प्रिटेंड प्ले या मेक बिलीव प्ले मतलब वो एक बनाना को, एक केले को फोन के जैसे यूज कर सकता है ना, अपने आप में वो इमिटेट कर रहा है। या हो सकता है वो मम्मी जैसे कपड़े पहन के और वो वैसा बिहेव करे, किचन में जो है रसोई घर वाला कोई गेम खेले, डॉक्टर खेले, ठीक है। तो मेक बिलीव प्ले जो है 2 से 6 में आता है, ना कि मिडिल चाइल्डहुड यानी आपके 5 से 8 में या 5 से 12 या 11 का ये टाइम नहीं है। तो ये भी हो गया यहाँ पे खत्म कि जो काल्पनिक खेल है इसकी अवस्था अर्ली चाइल्डहुड है, ना कि मिडिल चाइल्डहुड। और मिडिल चाइल्डहुड में ज्यादातर लक्षण लेटर यानी उत्तर बाल्यावस्था के काउंट होते हैं, या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 के काउंट होते हैं, ठीक है। A child who has developed an understanding of the meaning of rules and can reason, ये बात हमें सही लग रही है। जब हम मिडिल चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं या लेटर चाइल्डहुड के लक्षणों की बात कर रहे हैं तो बच्चा रीजन करना शुरू कर देता है, यानी तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। अ चाइल्ड हु हैज डेवलप्ड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ रूल्स एंड कैन रीजन, यानी नियमों का मतलब अब वो समझने लगा है कि टाइम पे स्कूल आना जरूरी है भाई, और रीजन भी कर सकता है, तर्क कर सकता है। रीजन आना शुरू हो जाता है ना, आप जानते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, तो वही उम्र है ये 5 से 11, 5 से 8 के बीच में, तो तर्क आना शुरू हो गया, लॉजिक, ठीक है। हालांकि बाकी 2 ऑप्शन भी पढ़ेंगे। सी ऑप्शन कहता है अ चाइल्ड हु कैन हाइपोथेसाइज पॉसिबल कॉजेज एंड अकॉर्डिंगली डिजाइन कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट्स, ये 11+ ईयर्स की बात है। क्या वो कॉम्प्लेक्स चीजें, परिकल्पना, हाइपोथेसिस की जब बात आएगी, कॉम्प्लेक्स लॉजिकल चीजों की बात आएगी, तो ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की तरफ चला जाएगा, तो सी ऑप्शन तो यहां होगा नहीं। ये अच्छे से इसलिए समझ लीजिए क्योंकि आप लोगों ने बहुत गलती की है इसमें, ठीक।
डी ऑप्शन है, अ चाइल्ड हु इज जस्ट बिगिनिंग टू शो फाइन मोटर स्किल्स सच एज ग्रास्पिंग अ पेंसिल एंड अदर सच ऑब्जेक्ट्स। तो ये जन्म से 2 वर्ष में ही हो जाएगा कि पेंसिल पकड़ना या किसी ऑब्जेक्ट को ग्रास्प करना, पकड़ना, वो स्कीमा हमारे अंदर बाय डिफॉल्ट जन्म से होता है कि बच्चे के हाथ में आप उंगली भी रखेंगे वैसे पकड़ लेगा छोटा बच्चा। फिर ये ग्रास्पिंग इनवॉलेंट्री ना होकर वॉलेंट्री हो जाती है, यानी उसकी इच्छा है, कोई चीज पकड़ना चाहता है कि नहीं। अगर मेरा मन किया छोड़ने का तो मैं छोड़ दूंगी आज की डेट में, लेकिन जब मैं मान लो 6 महीने की रही होंगी तो वो बाय डिफॉल्ट है, बच्चे के स्कीमा में सेट है कि ग्रास्पिंग उसके सर्वाइवल स्कीमा में आता है कि वो गिर ना जाए तो पकड़ लेता है पेरेंट्स को भी फटाफट से। समझ रहे हो? तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही है कि एक बच्चा नियमों का अर्थ और दूसरा उसमें तर्क विकसित होना शुरू हो जाता है मिडिल चाइल्डहुड में। तो सेकंड ऑप्शन वाज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, और इसमें आप जवाब देंगे। मुझे लगता है कि इस बार आप गड़बड़ नहीं करेंगे, सही से जवाब दे देंगे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अगर हम देखें यहाँ तो अजर्शन है हमारे सामने, यानी ए और आर वाला सवाल है जो आते ही हैं 4 से 6 क्वेश्चन, है ना। ए क्या है? स्टेटमेंट 1 है, डिले इन फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड एंटायरली टू देयर जेनेटिक मेकअप। यानी बच्चे के शारीरिक विकास में यदि देरी हो रही है, यानी उसकी हाइट हो सकता है उसके पीयर्स के मुकाबले या जितनी बढ़नी चाहिए उस उम्र के हिसाब से तो नहीं बढ़ रही है, स्लो है, डिले है फिजिकल डेवलपमेंट में, है ना। तो या वो चीजों को उतने अच्छे से नहीं पकड़ पा रहा है, डिले इन फिजिकल या फिर मोटर डेवलपमेंट में जो डिले है उसका रीजन जो है एंटायरली हो सकता है जेनेटिक मेकअप, यानी बच्चे की हेरिडिटी। देखिए एंटायरली ये कहना गलत होगा, क्योंकि फिजिकल डेवलपमेंट में ऐसा नहीं है कि एनवायरमेंट का कोई रोल नहीं है, या विकास की जो प्रक्रिया है उसमें पूरी तरह 100% हम ये नहीं कह सकते इस चीज को लेकर के कि सिर्फ हेरिडिटी का ही रोल है। अगर आप 100% की बात करोगे तो आपकी आंखों के रंग में 100% या सोलली जो है हेरिडिटी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। आपकी आवाज में जो है मे बी हेरिडिटी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, बोलने के तरीके में नहीं, आवाज में, वॉइस का जो साउंड, जैसा आप साउंड कर रहे हैं, है ना। आपका फेस, आपका बॉडी स्ट्रक्चर, उसमें हेरिडिटी रोल प्ले कर सकती है, बट आपकी फिटनेस, आपका अगर हम बात कर रहे हैं जो शारीरिक विकास है, कितनी तेजी से आप दौड़ भाग कर पाएंगे, उछलेंगे कूदेंगे, ये सब आपका एनवायरमेंट में भी, एनवायरमेंट का भी इसमें बहुत रोल है ना। अगर आपको बचपन से स्पोर्ट्स में डाला गया, फिजिकल एक्टिविटी कराएगी, जो अर्ली स्टिमुलेशन कहते हैं हम जिसको, कि बच्चे को अगर हम वो चलने वाला वॉकर नहीं दें तो हो सकता है उसे और समय लगे अभी सीखने में चलना, तो उसके लिए वो हेल्प का, स्कैफोल्डिंग का काम कर देता है। तो ये जो है यहाँ पे ऐसा कहना गलत होगा कि यदि फिजिकल डेवलपमेंट में डिले है तो सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक रीजन है, नहीं। हो सकता है बच्चे को डाइट ठीक ना मिल रही हो, बच्चे को पोषण ठीक से ना मिल रहा हो, इसलिए शारीरिक विकास ठीक से नहीं हो पा रहा हो। कुपोषण के शिकार जो बच्चे होते हैं, माल न्यूट्रिशन के, उनको दिक्कत होती है, उनका शारीरिक विकास अपनी उम्र के बच्चों से पीछे रह जाता है, क्योंकि अगर पोषक तत्व ठीक मात्रा में मिल ही नहीं रहे, कहां से फिजिकल डेवलपमेंट बराबर होगा? इसमें जीन्स क्या करेंगे? कितना भी अच्छा जेनेटिक मेकअप है, बच्चे के पेरेंट्स जो हैं स्पोर्ट्स पर्सन हैं, मान लो दोनों बहुत अच्छे एथलीट्स हैं, बट अगर खाना ठीक से नहीं मिला, बच्चों को इतनी दूषित हवा मिल गई, किसी ऐसे गैस चैम्बर के आसपास आप रख रहे हैं, तो बच गई बैंड। ना तो शारीरिक विकास ठीक से होगा, ना मानसिक विकास ठीक से होगा, सोशल डेवलपमेंट के लिए माहौल नहीं मिला तो वो भी नहीं होगा। तो सिर्फ हेरिडिटी जिम्मेदार है ये कहना तो हो जाएगा गलत। तो ये तो हो गया गलत। जब ए गलत हो गया, रीजन क्या है अब इसका? हेरिडेटरी फैक्टर्स आर सोनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ये भी बात गलत है कि बच्चे के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं। सोनली कह दिया, टोटल रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते। शारीरिक विकास के जो भी शारीरिक विकास की प्रक्रिया है वो सिर्फ हेरिडिटी से प्रभावित हो रही है, ऐसा कहना गलत होगा। मैंने आपको रीजन बता दिया। अगर आपने बच्चे को दौड़ना भागना सिखाया ही नहीं, एक बच्चा जिसको स्पोर्ट्स का कभी मौका मिला ही नहीं या खेला ही नहीं है बचपन में, और एक बच्चा जो स्पोर्ट्स खेल करके बड़ा हुआ है या फिजिकल एक्टिविटीज गेम्स में खेल करके बड़ा हुआ है, तो उसकी मसल मेमोरी से लेके उसकी फिजिकल एबिलिटी बेहतर पाई जाएगी दूसरे बच्चे से, चाहे उसके अंदर शारीरिक क्षमता रही हो या ना रही हो। तो ये दोनों ही बातें गलत हैं। बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। 71% लोग सही जवाब दे भी रहे हैं। तो डी ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर, कि भैया दोनों ही बातें गलत हैं। सोलली रिस्पॉन्सिबल नहीं कह सकते। आंखों के रंग को आप कह सकते हो कि हाँ भाई उसमें एनवायरमेंट क्या करेगा, वो तो हेरिडिटी से ही आया है। अदर देन दैट बहुत ही रेयर चीजें होंगी जिसमें आप ये कह दो कि सिर्फ हेरिडिटी जिम्मेदार है। दोनों ही अपना अपना रोल प्ले करते हैं, चाहे हेरिडिटी हो चाहे एनवायरमेंट हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा और बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इस सेट से आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग कितनी बनी है पेपर में? देखो कई लोग कह रहे हैं कि हिंदी इंग्लिश सेम आएगा क्या? हाँ बिल्कुल ट्रांसलेटेड ही आ रहा है पिछले 5 सालों से। अगर आप पेपर उठा करके देखेंगे, वो मैं सेशंस ले लूंगी कुछ। कल हम जल्दी ही मतलब कल हम एक डिस्कशन ये रख लेंगे कि अगले 1 महीने में हम करने क्या वाले हैं, और अगला 1 महीना आपके लिए क्रूशल होने वाला है, चाहे आप यूट्यूब पर पढ़ रहे हो चाहे आप बैच में हो, है ना। तो उसकी चर्चा अगले 1 महीने की जो रणनीति है, स्ट्रेटजी है, वो हम कल डिस्कस करेंगे। और अब मैं आपको डेली मिलूंगी मंडे टू सैटरडे। आई विल ट्राई कि मैं टिल सैटरडे मिल पाऊँ, है ना, कि जो हम मंडे टू फ्राइडे मिलते हैं उसको सैटरडे कर दें, सिर्फ संडे की छुट्टी रखें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3, लॉट्स ऑफ क्यूज यानी हिंट्स
लॉट्स ऑफ क्यूज अबाउट जेंडर एप्रोप्रिएट वेज ऑफ बिहेविंग कम फ्रॉम फिल्म्स एंड एडवर्टीजमेंट्स। यानी बहुत सारे हिंट आपको कि एक मेल और फीमेल के रूप में जेंडर को लेकर के जेंडर स्पेसिफिक व्यवहार किसका कैसा होना चाहिए, ये हम एडवर्टीजमेंट और फिल्मों से देख करके सीखते हैं, है ना। दिस हाईलाइट्स द रोल ऑफ डैश एज अ डैश एजेंसी। यानी हमें समाज में कैसे बिहेव करना है मेल और फीमेल के रूप में, और जेंडर क्या है, एक सोशलाइजेशन से जुड़ा हुआ ही मुद्दा है। ये हम एडवर्टीजमेंट से या मूवीज से सीखते हैं कि उस मूवी में ये लड़की ने ये वाली ड्रेस पहनी थी और उस मूवी में ये लड़के ने ये वाली ड्रेस पहनी थी, तो हम भी यही पहनेंगे तो कूल लगेंगे। समझ रहे हो? तो ये सब चीजें हम कई बार सीखते हैं किससे, मीडिया से। भाई मूवीज या फिल्म या एडवर्टीजमेंट किसका उदाहरण है, मीडिया का उदाहरण है, तो सिंपल है कि ये मीडिया लिख देंगे यहाँ पे। एज अ मीडिया क्या है, एक इंपॉर्टेंट सोशलाइजिंग एजेंसी है, लेकिन है तो सेकेंडरी, प्राइमरी नहीं है। तो इंपॉर्टेंट तो लिखा नहीं है यहाँ पे, तो मीडिया यहाँ भी है लेकिन प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी क्या है, फैमिली होती है, इतना तो आप जानते हैं। मीडिया क्या है, सेकेंडरी। यस ये बात सही है। स्कूल की तो बात ही नहीं हो रही है, एडवर्टीजमेंट की बात हो रही है। स्कूल का उदाहरण थोड़ी एडवर्टीजमेंट या फिल्म्स, स्कूल तो ये तो हट ही जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 80% लोग सही जवाब दे रहे हैं। ये इतना दुनिया पे धरती पे इससे आसान सवाल एग्जिस्ट नहीं करता, और इसको भी अगर 20% लोग गलत कर दे रहे हैं तो थोड़ी सी दुख की बात है। बट धीरे धीरे आप जब रोज आएंगे तो आपकी ये सब चीजें गलत मतलब जो गलतियां हैं वो एरर करेक्शन होते जाएंगे। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है हमारी कि मीडिया जो है वो सेकेंडरी एजेंसी के रूप में एक सोशलाइजिंग एजेंट कि समाजीकरण क्या होता है, समाज में रहते कैसे हैं। भाई आप शादी में जाते हैं एक तरह के कपड़े पहनते हैं, आप मैयत में जाते हैं तो एक तरह के कपड़े पहनते हैं, आप खुद की शादी में अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, दूसरों की शादी में अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, दोस्तों में अलग तरह से व्यवहार करते हैं, बड़ों के बीच में अलग तरह से व्यवहार करते हैं। ये सामाजिकरण ने हमें सिखाया है कि सोशली एप्रोप्रिएट वेज कौन से हैं बिहेव करने के या पहनने के या व्हाटएवर कंडक्ट के। ठीक है, तो और एक समाज में जो चीजें सही हैं हो सकता है वो दूसरे में गलत हों। ठीक, तो रोल ऑफ मीडिया, मीडिया का कितना महत्वपूर्ण रोल है कि हम देख करके सीखते हैं कि क्या पहनना है, किसमें, सामाजिकरण की प्रक्रिया में सेकेंडरी एजेंसी के रूप में, लेकिन महत्वपूर्ण है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 4, द कॉग्निटिव एबिलिटी दैट कम्स इन प्री ऑपरेशनल पीरियड। यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता है जो बच्चों में आ जाती है। पियाजे की स्टेज है सेकंड, 2 से 7 वर्ष का टाइम पीरियड है। ठीक है ना, प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक पियाजे की ये 4 स्टेजेस हैं, SPCF, है ना। पियाजे कौन है, पियाजे जो हैं जीन पियाजे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं, स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण काम बच्चों के दिमाग के विकास पे इन्होंने किया है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की स्टेजेस या कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव मतलब जो भी काम दिमाग से होते हैं, बच्चे का दिमाग कैसे विकसित होता है, इस पे थियोरी दी है। ठीक है, तो अगर हम देखें सेंसरी मोटर जन्म से 2 वर्ष जहां सेंसस के माध्यम से सीखेगा, 2 से 7 वर्ष प्री ऑपरेशनल, 7 से 11 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल है 11 एंड अबव। ये 4 स्टेजेस इनकी हैं, जिसमें से पूछा है ये जो सेकंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल वाली। ऑपरेशन का मतलब यहाँ लॉजिक से है, तो लॉजिक आने से पहले की अवस्था की क्षमता को आपको पहचानना है। 50% लोग बी ऑप्शन कह रहे हैं। चलिए समझते हैं कहानी क्या है। एबिलिटी फॉर एब्स्ट्रैक्टिंग थिंग, देखिए अमूर्त चिंतन जो है फॉर्मल ऑपरेशनल लास्ट स्टेज में आता है, तो ये तो प्री ऑपरेशनल की बात नहीं हो रही। एबिलिटी ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, ये बात ठीक है, ये आ जाती है कब, सेंसरी मोटर स्टेज में ही, यानी जन्म से 2 वर्ष में ही लक्ष्य निर्देशित व्यवहार जो है बच्चा करने लगता है। और लक्ष्य निर्देशित का मतलब ये नहीं है कि यूपीएससी क्रैक करने का लक्ष्य रख लेगा वो जन्म से 2 वर्ष में या 2 से 7 वर्ष में। लक्ष्य उसके लिए इस टेबल पे रखी हुई एक बॉटल हो सकती है जिसकी तरफ वो ऐसे घिसटते हुए चल के बढ़ रहा हो, उसको पकड़ने के लिए, ये उसके लिए लक्ष्य हो सकता है ना। तो ये एक बात हुई। एबिलिटी टू टेक अदर्स पर्सपेक्टिव, जिसको हम ईगो सेंट्रिज्म जाने की बात करेंगे, लेकिन इसमें तो ईगो सेंट्रिक होता है बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में। इस स्टेज के अंत तक आते आते ये चीज चली जाती है। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग भी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आती है, तो ये भी यहां पे सही बात नहीं बैठती है। सी ऑप्शन कितने लोग दे रहे हैं, और बी तो 55 दे ही रहे हैं, सी कितने दे रहे हैं, 18% लोग हैं जो सी ऑप्शन दे रहे हैं। एबिलिटी टू टेक अदर्स पर्सपेक्टिव, यानी दूसरे का नजरिया लेने की क्षमता। ये हमारी, ऐसा नहीं है कि इसको पूरी तरह से गलत कह देंगे, ये साइकोलॉजी के साथ या एजुकेशनल साइकोलॉजी चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ थोड़ी दिक्कत है। ये मैथ्स नहीं है, या 2 + 2 4 नहीं होते। ऐसा होता है कई बार कि 2 ऑप्शंस सही बात कह रहे हो, बट आपको या तो आंसर की के हिसाब से जाना पड़ेगा या मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन के हिसाब से जाना पड़ेगा, और आंसर की में भी उनका मन किया तो दोनों को सही मानते हैं। ठीक है ना। खैर इसमें जो ज्यादा बेहतर आंसर है वो एबिलिटी ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, और यही जो है सही भी है, बोर्ड के अनुसार भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो अगर हम देखें तो एबिलिटी टू टेक अदर्स पर्सपेक्टिव ये धीरे धीरे इस स्टेज के एंड में जाकर के कहीं आता है।
इसमें बेहतर ऑप्शन ये है कि एबिलिटी ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर के साथ हम जाएं। हालांकि ये फिर भी मुझे एक बार रीचेक करना पड़ेगा कि ऑफिशियली इन्होंने क्या माना है। मेरी नजर में जो है बी ही माना होगा, और क्योंकि ये आ तो जाती है सेंसरी मोटर में ही। एक बार दिखाना राहुल, पीडीएफ पड़ी होगी है ना, कि एक बार ऑफिशियल आंसर भी जो है इसका बाद में भी एक बार चेक कर लेंगे, बट एज फार एज आई रिमेंबर तो इसी के साथ ये लोग गए होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम इसको ये कह दें कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल तैयार बैठी है, ये एंड तक जाके कहीं जो है उसमें आ पाती है। शुरुआत इस चीज की हो जाती है आपकी उसमें ही क्या कहते हैं, हाँ एबिलिटी जो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है उसी के साथ हम जाएंगे। ये ले लो। तो क्योंकि ये सेंसरी मोटर स्टेज में आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि चला जाएगा, कि प्री ऑपरेशनल में ये गायब हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो हम बी के साथ ही जाएंगे, इसी को उन्होंने कंसिडर भी किया है। ये एंड तक आते आते ईगो सेंट्रिज्म कम होगा, चला जाएगा पूरी तरह से, ये कहना गलत होगा। तो बी के साथ ही हम जा रहे हैं यहाँ पे। पूरी तरह से गलत सी भी नहीं है, मैं अभी भी आपको यही कहूंगी। ठीक है, अच्छा रहा भाई हॉलीडे। हॉलीडे की बातें बाद में करेंगे, पहले बी ऑप्शन के साथ आप चले जाइए। तो ये जन्म से 2 वर्ष में ही शुरुआत तो हो जाती है इसकी, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये गायब हो गई है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर रहेगा और वो बेहतर ही होगा प्री ऑपरेशनल में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूज ऑफ फाइन मोटर स्किल्स। आपको पता है ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल, गर्लफ्रेंड से हम याद रखते हैं GF। ठीक है, ग्रॉस मोटर यानी बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग, जैसे आपकी लेग्स, आर्म्स है ना, दौड़ना, भागना, कूदना। और फाइन मोटर यानी सूक्ष्म, आपकी आंखों की और आपकी हाथों की मसल्स का कोऑर्डिनेशन। ये तो आप आंख बंद करके जवाब दे देंगे, 1 नंबर का सवाल है। स्क्रिबलिंग 90% लोग सही दे भी रहे हैं। स्क्रिबल करना यानी घसीट कर लिखना, ये मैं मजाक में कई बार उदाहरण देती हूँ, जैसे डॉक्टर्स का पर्चा पढ़िए, उनका प्रेस्क्रिप्शन, वो ऐसा लगेगा स्क्रिबल ही किया है, आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, इलेजिबल लगती है वो, कई बार वो मेडिकल स्टोर वाला ही पढ़ पाता है। ठीक है ना, तो या केमिस्ट ही पढ़ पाता है। तो वो स्क्रिबल बच्चे नहीं शुरुआत में ऐसे घसीट के लिखते हैं, कुछ भी आपको समझ नहीं आता, कीला काटी करते रहते हैं, दैट इज स्क्रिबलिंग। लेकिन ये फाइन मोटर स्किल का उदाहरण है, क्योंकि उंगलियों का और आंखों की मसल्स का प्रयोग यहां हो रहा है। वॉकिंग में बड़ी मसल्स हैं, तो ये ग्रॉस मोटर का यानी आपकी आर्म्स और आपकी लेग्स की। अगेन वॉकिंग, रनिंग, इनमें ग्रॉस मोटर, जंपिंग में ग्रॉस मोटर, स्किपिंग में यानी रस्सी कूदने में ग्रॉस मोटर। लेकिन लिखने में राइटिंग, पेंटिंग, ड्राइंग, स्क्रिबलिंग, आईलाइनर लगाना, सुई में धागा डालना, माला में मोती पिरोना, ये सब फाइन मोटर स्किल्स का उदाहरण है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू पियाजे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर टू बी डैश एंड डैश। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग टीचर को कैसा होना चाहिए। अब आपको पता है पियाजे क्या है, रचनावादी हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं और रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। कहते हैं बच्चा ज्ञान की रचना स्वयं कर सकता है, बस टीचर को क्या है, फैसिलिटेटर होने की जरूरत है, बच्चे को एक्सप्लोर करने का मौका देने की जरूरत है, सुविधा दाता के रूप में टीचर काम करेगा। बच्चा एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज है, नन्हा वैज्ञानिक है, यानी लिटिल साइंटिस्ट है, एक्टिविटी करके सीखेगा। हैप्पी न्यू ईयर कह रहे हैं शैलेश राहुल भैया को, हैप्पी न्यू ईयर कह रहे हैं राहुल बहुत ही दबी हुई आवाज में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, अकॉर्डिंग टू पियाजे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर। पियाजे के अनुसार एक शिक्षक के लिए क्या जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, मोबाइल होना यानी गतिशील होना और फ्लेक्सिबल होना। हाँ हो सकता है, कितने लोग ए ऑप्शन दे रहे हैं, 75% लोग, चलिए सही है। स्ट्रक्चर्ड होना हो सकता है, बट उतना जरूरी नहीं है यहाँ पे स्ट्रक्चर। कंस्ट्रक्टिविज्म में थोड़ा बहुत शोर शराबा क्लास में हो सकता है, क्योंकि बच्चे एक्टिव हैं, क्योंकि मीनिंग मेकिंग हो रही है, रट्टाफिकेशन नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ स्ट्रक्चर चलो ठीक है, कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन रिजिड तो बिल्कुल नहीं होगा, तो ये तो हट जाता है। क्योंकि अनम्य नहीं होना है ना, ठोस नहीं होना है, लचीलापन चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी। एक मेथड काम नहीं कर रहा, दूसरा मेथड, हर बच्चा जरूरी नहीं है सेम एग्जांपल से समझे, तो फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन होना जरूरी है। एम्पैथेटिक एंड ट्रांसपेरेंट, अब आप कहेंगे एम्पैथेटिक में क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रांसपेरेंट में कोई प्रॉब्लम है, नहीं बिल्कुल नहीं है। लेकिन इससे बेहतर ऑप्शन जब हमारे पास है तो हम सी के साथ नहीं जाएंगे, बेस्ट ऑप्शन के साथ जीवन में लोग कोशिश करते हैं जाने की, हम भी वही कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, हिंदी इंग्लिश की पेडागोजी कुछ सेशंस में लूंगी, डोंट वरी। इतने प्रीवियस मैराथन देख लो, वहां से हो जाएगा, इतना कोई बड़ा बवाल नहीं, 15-15 नंबर की आती है। प्रीवियस मैराथन भी कर लोगे ना तो भी 10+ नंबर ले आओगे। देखो एक बार, सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, समानुभूतिपूर्ण अगर एम्पैथेटिक कहें तो, और पारदर्शी। देखिए जो व्यक्ति यहाँ पे मोबाइल होगा, जो चेंज हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से, फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन है, उसमें ये सब गुण होने की संभावना पहले से ही ज्यादा है। और ये हम मान के चलते हैं कि ये तो टीचर में होंगे ही ये गुण, कि एम्पैथेटिक होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। ऐसा नहीं है कि पियाजे स्पेशली कह रहे हैं ये बात। ठीक है, मैकेनिकल और बिहेवियरिस्टिक है तो ये तो बर्बाद है, फिर
फिर वो टीचर किसी काम का नहीं है हमारे लिए, स्पेशली जो पेडागोजी हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो फिर मैकेनिकल 2 एकम 2 2 दूनी 4 रट्टाफिकेशन रोट मेमोरी हो गई, और रटंत विद्या चलंत नहीं, हमको मीनिंगफुल लर्निंग चाहिए। व्यवहारवादी है तो वो रिवॉर्ड पनिशमेंट की बात करेगा। व्यवहारवाद एक स्कूल ऑफ थॉट है, जैसे कंस्ट्रक्टिविस्ट एक स्कूल ऑफ थॉट है रचनावाद। व्यवहारवाद रिवॉर्ड पनिशमेंट की बात करता है, जो कि बहुत अच्छी बात हम नहीं मानते, बच्चे को रिवॉर्ड पनिशमेंट से दूर रखना है, ये बात प्याजे साफ साफ कह रहे हैं। और ज्यादातर क्वेश्चंस ये अपने आप में नेगेटिव टर्म्स ही हैं, ये हमने पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड्स में कीवर्ड्स में भी डिस्कस किया हुआ है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, प्याजे के अकॉर्डिंग टीचर को मोबाइल होना चाहिए, यानी डायनेमिक हो टीचर, बदल पाए समय के अनुसार, और फ्लेक्सिबिलिटी हो, यानी एक तरीका काम नहीं कर रहा तो एक ही रिजिड नहीं है वो कि एक ही मेथड पे बस अटक गए हैं कि नहीं नहीं हम तो व्हाइट बोर्ड पे लिख के पढ़ाते आए वही पढ़ाते रहेंगे। जबकि अगर व्हाइट बोर्ड पे मैं सेम चीज ये सोचो, ये क्वेश्चन आऊं पहले लिखूं फिर आपसे कहूं जवाब दो, कितना समय नष्ट होगा आपका। जब जमाना बदल गया, दुनिया बदल गई, पिक्चर लगा करके हम पढ़ा सकते हैं, समय बच सकता है, नए तरीके से पढ़ा सकते हैं, तो क्यों नहीं। तो टीचर का मोबाइल होना यानी डायनेमिक होना और फ्लेक्सिबल लचीलापन होना, एक मेथड काम नहीं कर रहा दूसरा मेथड, ठीक है, वो जरूरी है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स फैसिलिटेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। फटाफट से आपको बता देना है वाइगोत्स्की के अनुसार कौन से तत्व हैं जो बच्चे की लर्निंग की प्रक्रिया को सपोर्ट करेंगे। फटाफट से जवाब देंगे आप बहुत तेजी से। हाँ लाइव क्लास है बिल्कुल जी। ये एसएसटी की पीडीएफ यार बैच में मिलती है, वो बिल्कुल एनसीईआरटी की नोट्स से लेकर के सारा कुछ, ई बुक से लेकर के। फटाफट से जवाब दीजिए। सी ऑप्शन 76% लोग कह रहे हैं। देखिए आपको सिंपल बताया हुआ है, जब वाइगोत्स्की की बात आए तो 3 फैक्टर्स बहुत जरूरी हैं, सोसाइटी कल्चर लैंग्वेज, SCL। कल्चरल टूल्स यस मैच हो गया, सोशल इंटरेक्शन मैच हो गया, लैंग्वेज यहां दी ही नहीं हुई। इक्विलिब्रेशन की बात प्याजे करते हैं ना कि वाइगोत्स्की, ठीक है ना। रिवॉर्ड की बात कोई भी नहीं करेगा दोनों में से, ये व्यवहारवादी लोग करेंगे। रिवॉर्ड को हम बहुत अच्छा नहीं मानते, क्योंकि 2 दिन तो बच्चा रिवॉर्ड के लालच में काम कर लेगा, फिर बाद में दिक्कत होगी, सस्टेन नहीं कर पाओगे। फर्स्ट और सेकंड की जब हम बात कर रहे हैं यानी सी ऑप्शन, कितने लोग दे रहे हैं 81% लोग, बात ही खत्म हो गई। सोसाइटी कल्चर लैंग्वेज, ये 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं जो वाइगोत्स्की अपनी थियरी में बात करते हैं। इनकी थियरी का नाम ही है सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ वाइगोत्स्की या सोशियो कल्चरल अप्रोच, सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य या उपागम, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इन द व्यूज ऑफ वाइगोत्स्की। अगेन एक और क्वेश्चन है वाइगोत्स्की का। वाइगोत्स्की प्याजे के मल्टीपल क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, बिल्कुल सही रेशो में आपको एक एक क्वेश्चन मिलेगा, जिस रेशो में क्वेश्चन जिस टॉपिक से जितने पूछे जाते हैं, ये 30 क्वेश्चन उसी के वही सेट है, मतलब उसी तरह का। नोट्स अपडेटेड कब मिलेंगे यार, मैं पूरी कोशिश करती हूँ 2-4 दिन में ही आपको नोट्स अपडेटेड मिल जाए। मैं आज रात को बैठ करके मैं कर नहीं पाई हूँ प्रूफ रीडिंग, जितनी हवाबाजी में मैं गई थी कि मैं ट्रिप पे पढ़ लूंगी, बट हो नहीं पाया वो। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, इन द व्यूज ऑफ लेव वाइगोत्स्की, यानी वाइगोत्स्की के विचार में कॉग्निशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज, यानी संज्ञान का भाषा से। ये आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होने के लिए, क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जो हमें गलत पता है, उनको करेक्ट करना यहां जरूरी है, ठीक है ना। संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है, कि कॉग्निशन इंडिपेंडेंट है, कोई लेना देना नहीं है लैंग्वेज का, यानी आपके दिमाग के विकास का आपकी लैंग्वेज के विकास से कोई लेना देना नहीं है। यानी अगर आपकी भाषा ठीक नहीं है, या भाषा पे आपकी पकड़ नहीं है, या लैंग्वेज को आप नहीं अच्छे से समझते हैं या जानते हैं, इस्तेमाल जानते हैं, तो उसका कोई लेना देना नहीं है संज्ञान से। ये वाइगोत्स्की ने बिल्कुल भी नहीं कहा है। आपको बताइए उनकी थियरी में 3 चीजें महत्वपूर्ण है, सोसाइटी कल्चर यानी बच्चे का समाज के साथ इंटरेक्शन, कल्चर के साथ इंटरेक्शन, और लैंग्वेज। ये 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है दिमाग के विकास के लिए एज पर वाइगोत्स्की। कॉग्निटिव डेवलपमेंट गाइड्स लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी जो संज्ञान का विकास है, जैसे जैसे दिमाग का विकास होगा आपकी भाषा का विकास भी होगा। ये बात जो है आपके कहीं ना कहीं प्याजे कहते हुए नजर आएंगे, वाइगोत्स्की नहीं कहते। वाइगोत्स्की तो कह रहे हैं लैंग्वेज फैसिलिटेट कर रही है दिमाग के विकास को। जैसे जैसे आप भाषा सीख रहे हैं, आप 4 किताबें पढ़ रहे हैं, 4 चीजें देख पा रहे हैं, जिससे आपकी समझ विकसित हो रही है ना। तो आप ये देखेंगे जनरली जिसका लैंग्वेज डेवलपमेंट बेहतर है, संज्ञानात्मक क्षमता भी अच्छी पाई जाएगी, पॉजिटिव कोरिलेशन है। लैंग्वेज फैसिलिटेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी भाषा जो है वो आपके संज्ञानात्मक विकास को फैसिलिटेट करती है, विच इज ट्रू। भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। भाई आप भाषा सीख रहे हैं, आप बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं, मैं और आप कैसे संज्ञान को या अपनी समझ को बेहतर कर रहे हैं, भाषा के इस्तेमाल से, भाषा के माध्यम से, लैंग्वेज के सपोर्ट से। अगर मान लो हमें लैंग्वेज ही नहीं आती, तो ये जो दुनिया भर का इतिहास लिखा गया है, इतने सारे ग्रंथ आप पढ़ते हैं, मूवीज देखते हैं, अपनी समझ जो आप विकसित कर रहे हैं मेजरली तो लैंग्वेज से ही कर रहे हैं। आप मैथ्स भी पढ़ रहे हैं तो उसमें भी तो लैंग्वेज का ही प्रयोग है ना, ठीक। डी ऑप्शन है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आपने हटा दिया इतनी जल्दी, मैंने देखा ही नहीं, पसंद नहीं आपको ये क्वेश्चन। सी 76, चलो बहुत बढ़िया। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज नॉट रिलेटेड टू लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये तो कहेंगे नहीं वाइगोत्स्की बिल्कुल भी,
है ना। तो ये बी ऑप्शन अगर होता तो पियाजे के अकॉर्डिंग हम चले जाते कि जैसे जैसे संज्ञान विकसित हो रहा है वैसे वैसे भाषा विकसित हो रही है कि एज के हिसाब से, लेकिन वाइगॉत्स्की कहेंगे आपकी भाषा से आपका दिमाग विकसित हो रहा है, विच इज सही है, एकदम ट्रू है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ये क्या कहता है, इन चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम लर्निंग, ये तो आप फटाफट से उड़ा दोगे, क्वेश्चन आसान है। इन अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम यानी बाल केंद्रित कक्षा में यदि हम बात करें तो लर्निंग कैसे होती है। फर्स्ट है हैपन्स बाय पेयरिंग ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स, SR बॉन्ड। इसकी ये नेगेटिव है जहां दिख जाए पेपर में पूरे, क्योंकि ये व्यवहारवादियों का तरीका है। ये भाषा सिखाने में स्किनर भी जो है इस तरह की रीइंफोर्समेंट की जैसे बात कर देते हैं, या कुछ जगह पे SR बॉन्ड की बात होती है, नॉट बाय स्किनर बट व्यवहारवादियों के द्वारा ही, जैसे थॉर्नडाइक हैं, बट उन सब में आपको पढ़ना नहीं है, जरूरत नहीं है आपको। तो ये लेकिन आप मान लो कि ये नेगेटिव ही है 99% ऑफ द केसेस में, क्योंकि ये व्यवहारवादी थॉट है, और व्यवहारवादी तरीके से हम आज की डेट में पेडागोजी को नहीं लेके चलते, हम रचनावाद की तरह लेके चलते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म, पियाजे वाइगॉत्स्की की अप्रोच से। रिवॉर्ड पनिशमेंट भी व्यवहारवादियों का ही तरीका है, तो इसको भी हमें एलिमिनेट कर देना है। बचता क्या है, इज को कंस्ट्रक्टेड बाय द टीचर एंड स्टूडेंट्स। हाँ, बच्चे और टीचर दोनों ही जो है एक्टिव हैं, और वही क्लास चाइल्ड सेंटर्ड कहलाएगी। बच्चा वही सेंटर में जहां टीचर और बच्चे दोनों एक्टिव हैं, और बच्चे को सेंटर में रख करके एक्टिविटीज प्लान की जा रही हैं। इज डिपेंडेंट सोनली ऑन द टीचर, नहीं, बच्चा पैसिव नहीं हो सकता। अगर चाइल्ड सेंटर्ड, बच्चा सेंटर में तो बच्चा ही निष्क्रिय हो जाएगा, तो पॉइंट खत्म, फिर तो क्या फायदा होगा। तो सी ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये क्या कहता है, द एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज फ्लुएंटली एंड फ्लेक्सिबली टू एक्सप्रेस वंस थिंकिंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डैश इंटेलिजेंस इन हार्वर्ड गार्डनर्स थियरी। एक नंबर का क्वेश्चन 100% आता ही है गार्डनर से। द एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज, भाषा को इस्तेमाल करने की क्षमता, फ्लुएंटली, वो भी यानी धारा प्रवाहिता के साथ। ये नहीं है एक शब्द आज बोला एक कल बोला, है ना, पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर तोड़ दिया मरोड़ दिया, मतलब समझ नहीं आ रहा कहना क्या चाह रहे हो, तो फ्लुएंसी नहीं है, धारा प्रवाहिता नहीं है, फ्लो नहीं है। तो यहां पे बात हो रही है कि जिसके अंदर क्षमता है भाषा को धारा प्रवाहिता के साथ यूज करने की, फ्लुएंसी के साथ यूज करने की, एंड फ्लेक्सिबली यानी शब्दों के साथ वो खेल सकता है, टू एक्सप्रेस वंस थिंकिंग यानी अपने विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए फ्लुएंटली और फ्लेक्सिबली वो भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। इसका मतलब लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस व्यक्ति में है, भाषाई विकास है। तो ये आप कवियों में या फिर आप जो भी अच्छे वक्ता हैं, स्पीकर्स हैं, उनमें आप देखेंगे कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है। इवन टीचर्स में भी ये नीडेड है ना, जरूरी है, जिसकी अच्छी होगी वो अच्छा प्रयोग कर पाता है भाषा का। नेचुरलिस्टिक, स्पेशल, इंट्रापर्सनल नहीं। ए ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, ये क्या कहता है, एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस, 8 प्रकार की बुद्धि की बात उन्होंने की है गार्डनर ने, तो एक क्वेश्चन जरूर आता है वहां से। क्वेश्चन नंबर 11 है, एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कोहलबर्ग्स थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन इग्नोर द इंटेंशन ऑफ अदर्स एंड इंस्टेड फोकस ऑन द फियर ऑफ अथॉरिटी एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज। यानी बच्चे को इस स्टेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी इंटेंशन क्या है ना, आपकी इंटेंशन क्या है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपसे गलती से कोई चीज हुई, आपका इंटेंट नहीं था, वो तो देखेगा। ग्लास टूटा है, आपने जान के तोड़ा है, मम्मी देखो इसने ग्लास तोड़ दिया, अब बेचारे दूसरे भाई बहन से हाथ से गिर गया हो, कुछ हो गया हो, उसका इंटेंट नहीं हो, उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मम्मी इसने मेरी साइकिल तोड़ दी, अब बात खत्म, है ना। ये वैसा ही है कि वो इंटेंट को इग्नोर ही कर दे रहे हैं कि पीछे की इंटेंशन क्या है। तो ये पहली स्टेज है, क्योंकि इनको सिर्फ फियर है अथॉरिटी का, इनके लिए सही गलत कुछ नहीं है, इनके लिए जिससे पनिशमेंट मिलेगी वो गलत है, जिससे पनिशमेंट ना मिले यानी आज्ञा का पालन इसलिए सही है क्योंकि पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो ये फर्स्ट स्टेज ही है, पहला ही लेवल, पहली स्टेज, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। इसमें कोई प्रेज की बात नहीं हो रही कि उसको अच्छा गुड बॉय नाइस गर्ल कहेंगे। लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत बाद में आता है, जहां आप इंटेंशन देख सकते हैं व्यक्ति की, या नियमों का पालन जरूरी है क्योंकि एक ऑर्डर बना रहेगा समाज में, नहीं तो सब नियम ब्रेक करेंगे तो कैसे चलेगा, वो बाद की बात है। यहाँ तो सिर्फ क्योंकि आपका जो लॉ है वो भी कई बार इंटेंट देखता है कि किसी को बेल मिल जा रही है, गलत लोगों को भी बेल मिल जा रही है इंटेंट देख करके, कि वो प्रूव हो जा रहा है कि सही इंटेंट है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन बाद की स्टेज है बहुत, वहां इंटेंट देखी जाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, ये क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू केटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेज इन द क्लास। यानी निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति जो है वो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने में प्रभावी नहीं है। पूरा करने या फिर केटर मतलब उनका ध्यान रखने में, कि अलग अलग तरह के बच्चे क्लासरूम में होंगे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बच्चे होंगे, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, सारे बच्चे सेम मेथड से नहीं सीखते, सारे बच्चे सेम सब्जेक्ट में या सेम फील्ड में अच्छे होंगे, ये जरूरी नहीं है। मतलब व्यक्तियों में भिन्नताएं होती हैं, इस चीज को केटर कौन सा एक ऑप्शन है जो नहीं करता, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में नेगेटिव है, जो सपोर्ट नहीं करता इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। रिफ्लेक्ट ऑन वंस वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये तो सपोर्ट करेगा कि अपने मौखिक और गैर मौखिक संचार पर विचार किया जाए कि सारे बच्चों को आपकी भाषा समझ में आ रही है एज अ टीचर या नहीं।
ये तो सही है, पॉजिटिव है। आइडेंटिफाई डेफिसिट्स इन स्टूडेंट्स एंड करेक्ट देम, बच्चों में कमियां निकालना और उनको करेक्ट करना। ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस का बहुत अच्छा उदाहरण नहीं मानेंगे कि केटर कर रहे हैं आप, क्योंकि फिर आप लेबल करना शुरू कर देंगे बच्चों को अलग अलग, और उससे होगी दिक्कत। यूज डाइवर्स पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज, आपने शायद नॉट नहीं पढ़ा क्वेश्चन में। जो लोग सी ऑप्शन दे रहे हैं 36%, वो कह रहे हैं कि विविध शैक्षणिक तरीकों का प्रयोग करना, डाइवर्स पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज का प्रयोग करना, विविध शैक्षणिक मतभेदों का या तरीकों का प्रयोग करना, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है कि आप मल्टीपल तरीके से पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश में भी पढ़ लेना है, कई बार हिंदी का ट्रांसलेशन इनका गड़बड़ होता है, ये मेरा नहीं होता, पेपर में भी होता है कई बार, तो आपको इंग्लिश ही देखना है। मतलब अगर कंफ्यूजन हो तो इंग्लिश की साइड जरूर देखना है, क्योंकि इंग्लिश को ही फाइनल माना भी जाता है। अगर हिंदी की साइड गलती है तो इंग्लिश वाले को ही फाइनल मानते हैं, ये आपका पेपर लगभग सभी एग्जाम्स में यही है। रिकॉग्नाइज एंड रिस्पेक्ट डिफरेंसेस, ये तो पॉजिटिव बात है, तो पॉजिटिव नहीं चाहिए ना हमको, तो नेगेटिव चाहिए, क्योंकि नॉट लिखा हुआ है, तो जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है। ठीक है, बाकी तो तीनों पॉजिटिव थे, तो हमें जाना है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। ये क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 13? क्वेश्चन नंबर 13 कहता है ऑन गेटिंग अ डॉल एज अ गिफ्ट 4-year-old Ram said, "What will I do with this? Boys do not play with dolls." यानी 4 साल के बच्चे राम को जब एक गुड़िया खेलने को दी गई, एक डॉल को गिफ्ट किया गया, तो राम ने कहा मैं इसका क्या करूंगा भाई, भला लड़के थोड़ी गुड़ियों से खेलते हैं। ये क्या दर्शाता है कि राम के दिमाग में जो ये फीड की गई है चीज, ये जो डेटा सेव किया गया है, कोडिंग हुई है राम के दिमाग में, जो ये कंडीशनिंग डाली जा रही है, ये कहां से आ रही है? समाज से ही आ रही है, और ये क्या है? स्टीरियोटाइप है। सी ऑप्शन 90% लोग सही जवाब दे भी रहे हैं कि एक लड़के को गुड़िया गिफ्ट में मिलने पे या पिंक कलर की कोई चीज मिलने पे वो ये कह रहा है अरे लड़के थोड़ी खेलते हैं पिंक कलर से, वो तो लड़कियों का होता है। और कलर में लड़का और लड़की क्या करेगा, या हो सकता है किसी को कोई, क्योंकि हमें जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ जाना है, फिक्स नहीं कर देने हैं। अगर किसी लड़के को पिंक कलर पसंद है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? कलर है, काम है, कोई किसी को कुछ भी पसंद हो सकता है, किसी को डांस पसंद हो सकता है, लेकिन लड़के डांस करें ये समाज को थोड़ा अच्छा नहीं लगता कई बार। अभी वो मूवी आई थी ना धड़क 2, तो वो जो कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है, हीरो है, उसके पिताजी जो है डांस करते हैं या थोड़े फेमिनिन हैं, तो पूरा समाज मजाक उड़ा रहा होता है। ठीक है ना, तो ये जो है यहाँ पे सीधा सीधा स्टीरियोटाइप का उदाहरण है। देखिए जेंडर रेलेवेंस नहीं है, जेंडर रेलेवेंस क्या है कि जेंडर कहाँ प्रासंगिक है और कहाँ इररेलेवेंट है। जैसे काम क्या कर रहे हैं आप, आपके अंदर क्षमताओं की जब हम बात कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज यानी अवसर देने की बात कर रहे हैं, तो जेंडर इररेलेवेंट है। यानी चाहे लड़का हो या लड़की हो, मैथ्स कोई भी सॉल्व कर सकता है ना, स्पोर्ट्स में कोई भी अच्छा हो सकता है, म्यूजिक किसी को भी पसंद हो सकता है, डांस किसी को भी पसंद हो सकता है, दोनों को बराबर अवसर मिलने चाहिए। यहाँ पे जेंडर का कॉन्सेप्ट इररेलेवेंट हो जाता है, तो जेंडर यहाँ पे रेलिवेंट नहीं है। लेकिन कुछ क्षेत्र हैं जहां जेंडर रेलिवेंट हो जाता है कि फीमेल्स के केस में उनको जो है हम इक्विटी की बात कर रहे हैं, यानी हो सकता है कि हो क्या सकता होता ही है कि बिहार में हम रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हैं नौकरियों में, क्यों? क्योंकि उनको ऑलरेडी नहीं पढ़ाया जा रहा लड़कियों को, या दिल्ली मेट्रो में फीमेल्स के लिए फ्री कर दिया गया, तो उनको बहुत सारे अवसर ऑलरेडी नहीं मिल रहे हैं फीमेल जेंडर को। या मैटरनिटी लीव की जब हम बात करते हैं कि अगर आप सरकारी नौकरी लगेगी आपकी, ईश्वर चाहे, बिल्कुल मतलब आप मेहनत करें और अच्छा सब कुछ हो, तो आप दिल्ली गवर्नमेंट में आएंगे मान लीजिए, या केंद्रीय विद्यालय में आएंगे, तो या ज़्यादातर जगहों पे जो भी अच्छी नौकरियां हैं मैटरनिटी लीव की सुविधा है, इवन प्राइवेट में भी, कि आप अगर क्योंकि महिलाएं बच्चा पैदा कर रही हैं, पुरुष नहीं कर रहे हैं ना, तो वहां पर वो जेंडर रेलिवेंट हो गया। अब पुरुष आके कहे नहीं नहीं हमें भी मैटरनिटी लीव मिलनी तो चाहिए, हालांकि जो कि मिलनी चाहिए अब बहुत जगहों पे वो भी होता जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि बच्चा उनका भी और उनका भी रोल होना चाहिए, बट महिलाओं के केस में ये नेसेसरी है, उनके केस में हो सकता है ये ऑप्शनल हो कई जगह पे। ठीक है, तो एक तो ये चीज हो गई। तो मैटरनिटी लीव कोई कहेगी नहीं महिलाओं को तो मैटरनिटी लीव मिल जाती है, या जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की लीव है, यानी पीरियड्स को लेकर के भी लीव की चर्चा, हम अभी बहुत पीछे हैं एज अ कंट्री इन सब चीजों में, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे, तो वो आपको मिल जाए। या चाइल्ड केयर लीव मिलती है महिलाओं को, जो अच्छी गवर्नमेंट जॉब्स हैं वहां पर, तो वो किस लिए है? वो पापा को नहीं मिल रही, मम्मी को मिल रही है, क्योंकि वो बायोलॉजिकली उस तरह का सिस्टम है, तो वहां पे जेंडर रेलिवेंट हो जाता है। या सेफ्टी का इशू है अगर महिलाओं के लिए रात को, तो वो जेंडर रेलिवेंट है वहां। अगर आप कहें नहीं मैथ्स नहीं पढ़ाएंगे हम तो लड़की को पढ़ाएंगे ही नहीं आगे, तो वो जेंडर इररेलेवेंट है कि क्षमताएं लड़की और लड़की को फिर आप वहां बराबरी या डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, तो वो प्रॉब्लम है। तो आप समझ गए होंगे जेंडर रेलिवेंस कुछ जगहों पे जरूरी है, कुछ जगहों पे इररेलेवेंट है। अब वो कौन सी जगह है इस पे मेरी चर्चा आपके साथ हो गई है, तो वो ये बात तो यहाँ हुई नहीं है। ये तो भाई खिलौनों के मामले में तो जेंडर इररेलेवेंट होना चाहिए, कोई भी किसी भी खिलौने से खेल ले, किसी का भी इंटरेस्ट किसी में हो सकता है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अब कोई और कर रहा होता डिस्क्रिमिनेशन तो बात थी कि आप एक तरफ झुके हुए हैं, यहां पे ये स्टीरियोटाइप है, क्योंकि जो चला आ रहा है ये बच्चे के दिमाग में वही चीज सेट हो गई है। जेंडर रूढ़िवादिता की जब हम बात कर रहे हैं
तो ये जो पीछे से चले आ रही चीजें हैं, जनरलाइज्ड चीजें हैं, जिसमें कोई लॉजिक है जरूरी नहीं है, कोई साइंटिफिक एविडेंस है जरूरी नहीं है, बस चला आ रहा है, मेजोरिटी कर रही है, तो आपको लगता है ये तो सही है, हाँ लड़कों को तो ब्लू कलर पसंद होता है, लड़कियों को पिंक होता है, और आप कहेंगे हाँ सही तो है, ज्यादातर को ऐसे ही होता है। तो आपको नहीं पता ना कि उसका रीजन कंडीशनिंग है, पहले से चला आ रहा है, उनको वैसे ही ऐड दिखाए जा रहे हैं, वैसी बातें की जा रही हैं घर में, तो वो बाहर से फीडेड है कि अंदर से पसंद है, यू नेवर नो। तो वो एक चीज है यहाँ पे कि रूढ़िबद्धता है। जेंडर इक्विटी, नीड के हिसाब से प्रेफरेंस देना, कि लड़कियों को हम रिजर्वेशन दे रहे हैं क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटीज कम मिली हैं, समझ रहे हो ना। तो सी ऑप्शन वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। कई लोग कहेंगे महिलाओं के लिए जो है सीट रिजर्व कर दी है मेट्रो में या बसेस में, तो वो इक्विटी का मामला है, वहां जेंडर रेलिवेंट है, वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, क्योंकि पुरुषों को जो है 5 दिन पीरियड से नहीं गुजरना पड़ रहा, या प्रेग्नेंट जो है महिलाएं होती हैं, तो ये बायोलॉजिकल मामला हो गया। तो ये जेंडर इक्विटी वहां जरूरी है, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लेकिन मैथ्स जो है पुरुष ही अच्छा करेंगे, वो डिस्क्रिमिनेशन है, स्टीरियोटाइप है। होपफुली आप समझ गए होंगे। तो जो चला आ रहा है और उसमें कोई साइंटिफिक एविडेंस एज सच है नहीं, वो स्टीरियोटाइप है। तो ये यहाँ पे स्टीरियोटाइप है कि कलर के प्रेफरेंस को बच्चे से जोड़ दिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, टू एंश्योर असेसमेंट फॉर लर्निंग रादर देन असेसमेंट ऑफ लर्निंग अ टीचर शुड। भाई असेसमेंट फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग और एज लर्निंग, ये 3 चीजें हम पढ़ते हैं CCE यानी कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन में। हम बहुत स्लो चल रहे हैं क्या? नहीं, मतलब चल तो रहे हैं, बट कोई बात नहीं, ये कॉन्सेप्ट आपका ये वाले सेशन में क्लियर हो जाएगा। फिर हम आगे से जो सेट लगाएंगे उसको मॉक टेस्ट की तरह लगाएंगे कि थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लें। देखिएगा 90% लोग बी ऑप्शन दे रहे हैं, चलिए थोड़ी स्पीड बढ़ा भी लेते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग रादर देन असेसमेंट ऑफ लर्निंग अ टीचर शुड, यानी आपको असेसमेंट फॉर लर्निंग की तरफ जाना है। फोकस सोनली ऑन द कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज ऑफ द लर्नर। अगर सिर्फ कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज, नंबर कितने ला रहा है, इस पे हम ध्यान दे रहे हैं, तो ऑफ लर्निंग देख रहे हैं हम। फिर फॉर लर्निंग में आप इंप्रूवमेंट के लिए, फीडबैक के लिए भी देखते हैं चीजें। इनकॉर्पोरेट असेसमेंट इनटू द डेली प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग, यानी आप आकलन को डेली जो प्रोसेस है टीचिंग लर्निंग की, बीच बीच में क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं, क्लास टेस्ट ले ले रहे हैं, पढ़ाने के समय फीडबैक भी ले ले रहे हैं बच्चे से 4 क्वेश्चन पूछ के कि आगे कैसे इंप्रूव किया जाए, इस पर्पज से यदि आप कर रहे हैं तो असेसमेंट फॉर लर्निंग है। आकलन कर रहे हैं आप, बच्चे का टेस्ट ले रहे हैं, उससे सवाल पूछ रहे हैं ताकि लर्निंग को बेहतर किया जा सके, तो फॉर लर्निंग। लर्निंग हो चुकी है और लास्ट में आप असेसमेंट कर रहे हैं कि कितने नंबर आए, तो वो ऑफ लर्निंग है, ठीक है ना। तो हमें फॉर लर्निंग की तरफ जाना होता है। और एज लर्निंग होता है जब बच्चा खुद का सेल्फ असेसमेंट कर रहा हो, कि वो खुद से ही कोई चीज या उसका दोस्त जो है उसका आकलन कर रहा हो, वो एज लर्निंग है। गिव इंपॉर्टेंस टू टीचिंग थ्रू द मेथड ऑफ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, बेकार चीज है कि डायरेक्ट बच्चे के दिमाग में भर दो बस, ये एकदम ट्रेडिशनल मेथड है लेक्चर टाइप का। पे एम्फेसिस ऑन कंपैरिजन अमंगेस्ट चिल्ड्रन टू प्रमोट कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, ये एकदम खराब तरीका है। गला काट प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, है ना। हालांकि कुछ लोग जो हैं वो कंपटीशन को बढ़ावा देते हैं, कंपटीशन से आप बेहतर होते हैं, ये सारी चीजें मानते हैं, बट एज अ टीचर आपको पेडागोजिकली इसको बहुत बेहतरीन तरीका नहीं मानना है, ठीक है ना। तो क्योंकि आपके अंदर क्या क्षमता है, आप उस पर काम करेंगे तो बेहतर निकल के आएगी वो क्षमता। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, क्रिटिकल थिंकिंग इन चिल्ड्रन कैन बी प्रमोटेड बाय आस्किंग क्वेश्चंस सच एज। ये इतिहास गवाह है कि इस तरह का सवाल जो है आपके पेपर में पूछा जाता रहा है और आगे भी पूछा जाता रहेगा, कि आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे और आपको पहचानना होगा कि कौन सा ऑप्शन है जो क्रिटिकल थिंकिंग को या एनालिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देता है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये देख लेना है कौन सा ऑप्शन है जो दिशाओं में सोचने का मौका दे रहा है बजाय कि 1 वर्ड आंसर के। सिंपल इसमें यही ट्रिक काम करती है। क्रिटिकल थिंकिंग अगर आपको देखनी है या एनालिटिकल थिंकिंग, समालोचनात्मक चिंतन, यानी बच्चा हर एक पहलू पे कितना बेहतर एनालिसिस कर पा रहा है, जान पा रहा है चीजों को, ये अगर आपको समझना है तो आपको देखना होगा दिशाओं में कौन सा ऑप्शन सोचने का मौका दे रहा है बजाय कि 1 वर्ड आंसर के। तो इन विच ईयर वॉज द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट पास्ड, विच ईयर 1 वर्ड आंसर। 1 वर्ड आंसर में कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं लग रही, कोई एनालिटिकल थिंकिंग नहीं लग रही, सिंपल फैक्ट्स रिमेंबरिंग लग रही है, रिकॉल लग रहा है, और रिकॉल वाला आंसर कभी भी सोचने पे मजबूर नहीं करेगा, है ना। कितने आदमी थे, तो इसमें कुछ सोचने की प्रक्रिया नहीं लग रही, याद करने की प्रक्रिया लगेगी कि इतने थे। डिजाइन एंड एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट सीड्स नीड एयर फॉर जर्मिनेशन, यानी बीजों को अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है, ये सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार कीजिए। यानी बच्चों को ये कहा जा रहा है कि अगर सीड्स को, जो बीज है उसका अंकुरण या जर्मिनेशन चाहिए तो एयर की जरूरत होगी, एयर की एब्सेंस में बीज जो है वो अंकुरित नहीं हो सकते। ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए बच्चे को एक्सपेरिमेंट करना होगा, सोचना होगा दिशाओं में। यहां बच्चा एक्टिव हुआ, 1 वर्ड जवाब नहीं मिलेगा इसका, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर रहे हैं, तो इसमें कई सारे स्टेप्स लगेंगे। नेम द वेरियस लेयर्स ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर। अब अर्थ के एटमॉस्फेयर की सिर्फ वायुमंडल की परतों को आपको क्या करना है, नेम करना है। तो ये फैक्ट बेस्ड है, 1 वर्ड टाइप का आंसर है। 1 वर्ड नहीं भी है तो रिकॉल बेस्ड है, रिमेंबरिंग बेस्ड है, फैक्ट बेस्ड है। इसमें आप अपनी
सोच नहीं, आपकी याददाश्त लगेगी इसमें, ठीक। व्हाट इज द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया, दिशाओं में सोचा जाएगा बी ऑप्शन में, जो कि क्रिटिकल थिंकिंग, आपको अलग अलग पहलू से सोचना होगा किसी चीज पे कि डिजाइन कैसे कर सकते हैं आप एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, इन एन इंक्लूसिव सेटअप डैश मेक्स रीजनेबल एकोमोडेशंस एज पर द नीड्स ऑफ द डैश। यानी इंक्लूसिव एजुकेशन में या इंक्लूसिव सेटअप में, एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा, सबको इंक्लूड करके चलना, डैश मेक्स रीजनेबल एकोमोडेशन एज पर दी नीड्स ऑफ द, बच्चों की नीड के हिसाब से बनाया जाएगा जो भी रीजनेबल एकोमोडेशन है। एकोमोडेशन मतलब समायोजन, चेंज लाना मेथड में, सेटअप में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, कि भाई सीढ़ियां नहीं, रैंप होना चाहिए, हर बच्चा, एक बच्चा है जिसको देखने में दिक्कत है, विजुअली इंपेयर्ड है, उसको आगे बिठाएंगे, है ना, ये सब चीजें जो है आपकी इंक्लूसिव सेटअप में इनका ध्यान रखना होता है। और बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग आपको सिस्टम में चेंज करना है, सिस्टम के लिए बच्चे को चेंज नहीं करना है, बच्चे के लिए सिस्टम नहीं है, सॉरी, बच्चा सिस्टम के लिए नहीं है, सिस्टम बच्चे के लिए बना हुआ है, तो सिस्टम में चेंज लाना है बच्चे के अकॉर्डिंग। तो एकोमोडेशन किसके अकॉर्डिंग? स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, स्कूल के अकॉर्डिंग नहीं, है ना, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। चलिए देखते हैं, रख के देखते हैं। इंक्लूसिव सेटअप, पेरेंट मेक्स रीजनेबल एकोमोडेशन, पेरेंट थोड़ा स्कूल बनाएगा, जो एकोमोडेशन है चेंज है, सिस्टम चेंज होगा ना। मेक्स रीजनेबल, तो ये तो हट ही गया। स्कूल मेक्स रीजनेबल एकोमोडेशन एज पर द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट। हाँ, ये बात सही लग रही है कि स्कूल में चेंजेस आ रहे हैं या सिस्टम में चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ सिस्टम भी होता तब भी हम इसी के साथ जाते। ये कह रहे हैं कि सेटअप, स्टूडेंट मेक्स रीजनेबल एकोमोडेशन, स्टूडेंट थोड़ी चेंजेस ला सकते हैं सिस्टम में, स्टूडेंट्स के लिए चेंजेस लाना है, तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहां पे फिर लिखा है कि एक समावेशी व्यवस्था में किसकी जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है, तो छात्र की जरूरतों के हिसाब से टीचर करेगा जो चेंजेस हैं। देख लेते हैं। इन एन इंक्लूसिव सेटअप स्कूल मेक्स रीजनेबल एकोमोडेशंस एज पर द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। इन एन इंक्लूसिव सेटअप स्टूडेंट मेक्स रीजनेबल एकोमोडेशन, नहीं, स्टूडेंट नहीं भाई, टीचर की नीड के हिसाब से नहीं, स्कूल चेंज लाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन 77% लोग सही जवाब दे भी रहे हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर है 17। मैं थोड़ा सा जल ग्रहण करती हूँ, इससे पहले आप ये जवाब दें, ठीक है जी। हाँ, कुछ थियरिस्ट भी कराऊंगी मैं, डोंट वरी। %84 लोग सी ऑप्शन दे रहे हैं। देखिएगा, स्टूडेंट्स हैविंग डैश फेस परसिस्टेंट चैलेंजेस इन रीडिंग द टेक्स्ट एंड कॉम्प्रीहेंडिंग द लॉन्ग पैसेज। यानी पढ़ने में भी दिक्कत है और पढ़ के समझने में भी दिक्कत है। अब जिसको पढ़ने में दिक्कत है उसको समझने में दिक्कत नहीं होगी, ये तो लाजमी है कि जब पढ़ने में दिक्कत है तो कॉम्प्रिहेंशन में भी दिक्कत होगी। और हो सकता है ये रिवर्स में लेटर्स उसको दिखते हों, है ना। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर बोलते हैं इसको। ये क्या है? डिसलेक्सिया है। कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं? सी ऑप्शन 90% लोग सही जवाब दे रहे हैं। पठन वैकल्य है, रीडिंग डिसऑर्डर है। 100 को वॉज पढ़ता है बच्चा, है ना, बी को डी पढ़ता है, 6 को 9 पढ़ता है, ठीक है ना। तो ये डिसलेक्सिया है बच्चे को, ठीक। तो ये एक बात है। सेरेब्रल पाल्सी, ये ऑक्सीजन कमी से, जन्म के समय अगर ऑक्सीजन कमी हो जाए तो उसकी वजह से होता है। इसमें सिर्फ रीडिंग नहीं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, इवन मूवमेंट में भी दिक्कत होती है। लोकोमोटर जो हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, एक बच्चा जो व्हील चेयर पे आता है, बैसाखी पे आता है। डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन, गणित से संबंधित होता है। तो यहाँ पढ़ने से संबंधित जो है एक ही है, सी ऑप्शन, ठीक है। रीडिंग डिसऑर्डर है। और रीडिंग की वजह से लिखने में भी कई बार दिक्कत होती है, क्योंकि जो पढ़ता गलत है वो लिखेगा सही, ये थोड़ी होगा। तो रीडिंग राइटिंग दोनों कई बार इसमें शामिल हो जाते हैं, यदि ऑप्शन में कोई और ऑप्शन ना हो, डिस्ग्राफिया का ऑप्शन ना हो तो। डिस्ग्राफिया राइटिंग डिसऑर्डर होता है, डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन, डिस्फेजिया भाषा को कॉम्प्रीहेंड करने से संबंधित, और डिसलेक्सिया पढ़ के समझने से संबंधित। जैसे जो ईशान अवस्थी है तारे जमीन पर मूवी में, उसको डिसलेक्सिया था। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, टू एड्रेस द लर्नर्स फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड एंड डेप्राइव्ड ग्रुप्स। यानी वो बच्चे जो अलाभान्वित और वंचित समूह वर्ग से आ रहे हैं, यानी ऐसे जाति, संप्रदाय, समूह, आर्थिक स्थिति से आ रहे हैं जिनको समाज ने अलग थलग कर दिया है, या उतना महत्व, उतनी इज्जत नहीं मिली है ना। तो ये जो है, इन बच्चों के लिए आप कैसे, या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं तो इनके लिए क्या एकोमोडेशन आप करेंगे, या टीचर को क्या करना चाहिए। फोस्टर अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग अमॉन्ग ऑल स्टूडेंट्स, यानी सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए कि ये आपका भी स्कूल है, आपका भी क्लासरूम है, आप भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो, आप भी यहाँ से बिलोंग करते हो, है ना। दिस इज योर स्कूल एंड योर क्लासरूम एंड योर टीचर। मतलब अपनेपन का जो भाव है वो विकसित आप डेप्राइव्ड या वंचित समूह से आने वाले वर्ग के बच्चे को करेंगे, क्योंकि वो पहले ही बिलोंग्ड महसूस नहीं कर रहा। वहां उसको लग रहा है कि शायद ये बाकी बच्चे ज्यादा एडवांस हैं, या ज्यादा
वो है, मुझे उतना भाव नहीं मिल रहा है। तो वो आपको भावना अपनेपन की वहां विकसित करनी है एज अ टीचर। बी ऑप्शन है हाईलाइट द वीकनेस ऑफ स्टूडेंट्स इन फ्रंट ऑफ ऑल। बच्चे की कमी को उजागर करना है सबके सामने, तो ये उल्टा पड़ जाएगा, ये बच्चे की सेल्फ एस्टीम के लिए नेगेटिव हो जाएगा। टीच दीज स्टूडेंट्स इन, देखिए आपको ना ऑप्शन वही पकड़ना है जो बच्चे के पक्ष में हो। सिंपल है पूरी पेडागोजी में, जहां बच्चा एक्टिव है और बच्चे के भले के लिए जो ऑप्शन है वो बेस्ट है। अब भला ये नहीं है पेरेंट्स को बुला के डांट लगा दी तो वो भला है, वो पुराने जमाने वाला भला मत चूज कीजिएगा। टीच दीज स्टूडेंट्स इन अ सेपरेट क्लास, सेपरेट नहीं करना आपको। इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है कि आपको इंक्लूसिवली पढ़ाना है, अलग थलग नहीं करना। सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, अलगाव प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। तो ये भी गया और ये भी गया। यूज स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम फॉर ऑल, ये ध्यान रखिएगा, हमने पॉजिटिव नेगेटिव कीवर्ड्स में डिस्कस किया है। स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, फ्लेक्सिबल की तरफ जाना है। स्टैंडर्डाइज में फिक्स्ड मेथड होते हैं, वही तरीके हैं सबके लिए, जबकि आपको मल्टीपल तरीकों से फ्लेक्सिबिलिटी लानी है अपने मेथड्स में भी, अपने पढ़ाने के तरीके में भी और एक्टिविटीज में भी। तो ये गलत हो जाएगा, एक ही बच्चे के पक्ष में है पूरी तरह से, वो है ए ऑप्शन, जो कि 81% लोग सही जवाब दे भी रहे हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? इन अ क्लास हैविंग लर्नर्स विद डाइवर्स नीड्स अ टीचर शुड नॉट प्रोवाइड ऑप्शंस फॉर, यानी एक ऐसी क्लास जहां अलग अलग आवश्यकताओं वाले बच्चे हैं, जो कि होंगे ही, विविधता वाले बच्चे होंगे, सारे बच्चे सेम तरीके से तो नहीं सीखेंगे। तो टीचर को क्या नहीं करना चाहिए, यानी क्या नेगेटिव है वो पूछा है। तो अब यहाँ पे जो नेगेटिव कीवर्ड्स है ना वो सही हो जाते हैं, क्योंकि नॉट लगा दिया है क्वेश्चन में, एक्सेप्ट लगा दिया है क्वेश्चन में, लीस्ट लगा दिया है क्वेश्चन में, तो जवाब बदल जाएगा। वो जवाब जिसको हमने रट्टे लगा रखे हैं, हालांकि मैं तो ये आपको नहीं कहती हूँ कभी भी कि आप कीवर्ड्स को या टैग वर्ड्स को आंख बंद करके रट लो। आपको ये भी देखना है कि वो अगर नॉट के साथ यूज हो रहे हैं तो वही नेगेटिव कीवर्ड पॉजिटिव बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आपसे नॉट पूछा है, तो क्या सही नहीं है वही सही होगा यहाँ पे। प्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्टेंट डाइवर्स नीड वाले बच्चों के लिए, क्यों भाई, होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन, ये भी पॉजिटिव है। पर्सपेक्टिव्स ऑन इन्फॉर्मेशन, ये भी पॉजिटिव है। लेकिन नेगेटिव क्या है? नॉट प्रोवाइड ऑप्शंस फॉर स्टीरियोटाइपिंग द लर्नर्स, शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िबद्धता। विविध आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षक को निम्नलिखित के लिए विकल्प उपलब्ध नहीं करने चाहिए, कि शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िबद्धता बनाने के लिए विकल्प उपलब्ध नहीं करने चाहिए। अलग अलग इन्फॉर्मेशन पे वो ऑप्शन हो, कंटेंट को लेके ऑप्शन हो, एक्सप्रेशन के मौके हो, वो सब सही है। तो 94% लोग जो है आप सही जवाब दे रहे हैं, है ना। हार्ड मॉक टेस्ट का भी मौका आपको मिलेगा, कल से हम मॉक टेस्ट की तरफ ही जा रहे हैं। ये इतने क्वेश्चंस आपका करना बहुत ज़रूरी था, मुझे पता है कि मैं क्या करा रही हूँ, टेंशन ना लो उस चीज़ की, आप करते जाओ, आप पेपर में सॉल्व ना हो तब बताना, ठीक है ना। Which of the following has not been promoted by National Education Policy 2020 in context of education of students with disabilities? NEP 2020 जो है दिव्यांग बच्चों के संदर्भ में कौन सी बात नहीं करती है? नॉट। देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे 2021 और 22, मतलब 21-22 वाले पेपर में, ऑनलाइन जब पेपर हुआ था उसके बाद से क्वेश्चन नहीं आया है। तो आप ये मान के चलिए कि किसी भी पेपर में आगे आने वाले सीटेट में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बेशक पिछले कई बार से नहीं आ रहा है। तो एक दो क्वेश्चन हमें इसके भी करके चलने हैं। एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं करेगी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, भाई क्यों नहीं करेगी, ये तो गलत हो जाएगा। किस चीज को प्रमोट नहीं किया गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, ये पूछा है। तो ये एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। डिसेबल्ड बच्चे के लिए, एक बच्चा है जो चल नहीं सकता, बैसाखी से आता है, तो स्कूल में रैंप होना चाहिए बजाय की सीढ़ियों के। 1-on-1 टीचर्स एंड ट्यूटर्स, ये भी जरूरी है जरूरत पड़ने पे। कंपलसरी स्पेशल एजुकेशन, देखिए स्पेशल एजुकेशन ना अलग थलग कर देती है कि जो ब्लाइंड बच्चा है उसको अलग स्कूल में पढ़ाओ, जबकि हम सेग्रीगेशन की बात नहीं कर रहे, हम इंक्लूजन की बात कर रहे हैं। सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। आपको एक छत के नीचे एक रेगुलर स्कूल में सारे बच्चों को आप सिखा पाएं, वो जरूरी है ना। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डी ऑप्शन की, सूटेबल टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस, यस बिल्कुल चलेगा। इसमें आप लोग जो है जवाब दे रहे हैं बी ऑप्शन। इसको एक बार पढ़ते हैं फिर से क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन प्रमोटेड बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज? तो एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। 1-on-1 टीचर्स एंड ट्यूटर्स, नीड हो यदि तो ये भी आप कर सकते हो, इफ नीडेड तो आप ये कर सकते हो। कंपलसरी स्पेशल एजुकेशन की बात नहीं की गई है, सी के साथ हम जाएंगे, ठीक है ना। नीड होने पे ये आप कर सकते हो अगर डिसेबल्ड बच्चा है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ये क्या कहता है? चलिए आप फटाफट से, 4 ऑप्शंस हैं। चिल्ड्रन लर्न बाय, बच्चे सीखते हैं बाय रीडिंग, लिसनिंग यानी पढ़ करके, सुन करके, देख करके, और करके यानी जिसको हम कह देते हैं कोनेटिव डोमेन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में, या फिर साइको मोटर डोमेन, फिजिकल एक्टिविटी करके। तो रीड करके, लिसन करके, सीइंग, ये जो है आपके ये
रीडिंग और सीइंग तो आ जाएगा विजुअल लर्नर में, 3 प्रकार की स्टाइल होती है ना, तो 60-65% लोग विजुअली ही सीखते हैं, देख करके बेसिकली। लिसनिंग आ जाएगा ऑरल में, जिसमें 30% लोग ऑडियो यानी सुन करके सीखना, और डूइंग यानी करके सीखते हैं 5% लोग होते हैं। 3 लर्निंग स्टाइल्स हैं, चारों तरीके से सीखता है बच्चा। डी ऑप्शन इज दी राइट आंसर। ये तो आंख बंद करके भी आप जवाब सही दे देंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पे, देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 22 है, फटाक से बताइएगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, पढ़ेंगे क्वेश्चन को। असर्शन क्या है? इट इज इंपॉर्टेंट टू अलाउ स्टूडेंट्स टू टेक सम कंट्रोल ओवर देयर ओन लर्निंग, यानी ये महत्वपूर्ण है कि बच्चे स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए, यानी खुद से वो जब पढ़ रहे हैं अपनी एक समझ बनाएं, अपनी एक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, है ना, उनको इंडिपेंडेंटली थोड़ा सा अकाउंटेबिलिटी हो कि वो खुद से भी ट्राई करें, खुद से अपने तरीके से सीखने की कोशिश करें, खुद से सर्च भी करें जरूरत पड़े तो। इंडिपेंडेंट लर्निंग की तरफ हाँ पॉजिटिव है, बच्चा एक्टिव रहेगा, यहाँ ओनरशिप आएगी, मेरी जिम्मेदारी है सीखना, ये नहीं है कि टीचर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। टेकिंग कंट्रोल ओवर वंस लर्निंग हेल्प्स स्टूडेंट्स टू मेक डिसीजंस अबाउट व्हाट टू लर्न एंड हाउ टू लर्न। ये बात एकदम सही है, दोनों बातें सही है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इससे बच्चा डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग उसकी अच्छी होगी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, ये क्या कहता है? आर टीचर शुड प्रमोट एक्टिविटीज विच आर, टीचर को कौन सी एक्टिविटीज को प्रमोट करना चाहिए? एम्बिगुअस हो जो, यानी अस्पष्ट हो, बच्चा कंफ्यूज हो जाए जिन एक्टिविटीज से, नहीं, ये एक्टिविटीज प्रमोट नहीं की जानी चाहिए। कल्चरली अप्रोप्रिएट, हाँ कल्चर से, संस्कृति से जोड़ना बच्चों को हमेशा सही आइडिया है, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त हो। अगर आप पंजाब में पढ़ा रहे हैं तो एग्जाम्पल वहीं के लीजिए, या हर तरह के बच्चों को इंक्लूड कर सकें। ये नहीं है कि बच्चा है इंडिया से और वो कभी अमेरिका गया भी नहीं और आप एग्जाम्पल्स देते हैं यूरोप के या अमेरिका के सारे टाइम, कभी कभी देते हैं वो एक अलग बात है, या बच्चा जिससे रिलेट कर पाए। तो कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग आपकी होनी चाहिए। एक्सट्रीम कॉम्प्लेक्स होगा तो भी दिक्कत हो जाएगा, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं, मीनिंगलेस नहीं मीनिंगफुल होना चाहिए। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, अ टीचर शुड डिजाइन एक्टिविटीज विच प्रमोट, टीचर को कैसी एक्टिविटीज को डिजाइन करना चाहिए जो होपलेसनेस ले आए बच्चे में, निराशा ले आए कि मैं तो फेल हो ही जाऊंगा। इतने मुश्किल आपको क्वेश्चंस करा दिए जाएं कि जो 4 लोग हैं जिन्होंने बहुत मुश्किल तैयारी भी कर ली है इतने टाइम से, वो तो कर लें, जबकि मुश्किल क्वेश्चन पेपर में 4 आने हैं या 6 आने हैं 30 में से, और आपको लेकिन रात दिन मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन कराए जाएं। तो इससे क्या होगा, बहुत सारे लर्नर्स जिनकी तैयारी बेचारों की ठीक थी, जो सही पेस पे जा रहे थे, जो पेपर क्लियर कर सकते थे, वो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैडम तो मॉक टेस्ट में जो है मुश्किल क्वेश्चन कराती हैं। अब उनको लग रहा है मेरे से तो हो नहीं रहा, इसका मतलब गड़बड़ है कुछ, जबकि उसकी नीड ही नहीं थी, तो होपलेसनेस आ जाएगी इससे, तो ये गलत है। कन्वर्जेंट आंसर्स, जिसमें सिकुड़ते हुए सोच दिशाओं में नहीं सोच पा रहे, तो बच्चे को डाइवर्जेंट थिंकिंग के लिए आपको बढ़ावा देना, आप सारी चिंतन दिशाओं में, ये सही है, ये पॉजिटिव है। मियर मेमोराइजेशन तो रोट लर्निंग हो जाएगी, रट्टाफिकेशन, रट्टाफिकेशन से आपको बचना है, मात्र रटना, रटंत विद्या चलन नहीं। तो बच्चा एक्टिव है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने में क्रिएटिविटी आएगी इससे। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, ये क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू कॉन्टेम्परेरी थियरिस्ट लर्निंग इज प्रीमैरिली अ डैश एक्टिविटी, यानी समकालीन सिद्धांतकारों के हिसाब से, यानी आज के समय में, मॉडर्न डे में अगर हम देखें तो लर्निंग को कैसे देखते हैं हम? कॉन्टेम्परेरी मतलब जो समकालीन, आज के समय में जो चल रहा है, जो रचनावाद है, जो कि यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट लोग जो हैं वो क्या कह रहे हैं, कुल मिला के बात वही है। तो मॉडर्न डे में हम मैकेनिकल नहीं बनाते, 2 एकम 2 2 दूनी 4, रट्टा लगा दो, ड्रिल एंड प्रैक्टिस कराते रहो, व्यवहारवादी थॉट, ये नेगेटिव है। तीनों में ही बच्चा क्या है? पैसिव है, और बच्चे को निष्क्रिय नहीं एक्टिव रखना है। तो सोशल एक्टिविटी है लर्निंग, जहां बच्चे ग्रुप में एक्टिविटी करके सीखें। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आज के समय में हम ये मानते हैं कि टीम वर्क हो। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा और जवाब दीजिएगा फटाफट। रीजन और असर्शन वाला क्वेश्चन है। स्टेटमेंट ए कहता है, आर टीचर शुड फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज अमॉन्ग स्टूडेंट्स, टीचर को समस्या समाधान रणनीतियों को विकसित करना चाहिए बच्चे में, कि बच्चे के सामने प्रॉब्लम आए वो खुद से सॉल्व कर पाए इंडिपेंडेंटली, या टीचर की मदद से भी। तो ये तो पॉजिटिव बात है। रीजन क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज इंप्रूव लर्निंग एंड फोस्टर क्रिटिकल थिंकिंग। जब बच्चा खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करेगा तो उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग, अलग अलग दिशाओं से सोचेगा किसी समस्या के समाधान के लिए। दोनों बातें सही हैं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये बात एकदम सत्य है, सत्य वचन, दोनों ही पॉजिटिव हैं एक दूसरे के बारे में। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, इट इज इंपॉर्टेंट टू डैश द मिसकंसेप्शंस अमॉन्ग स्टूडेंट्स। अब इस शब्द को 1 नंबर का क्वेश्चन आना ही है इस पे। मिसकंसेप्शन कह दे, नाइव कॉन्सेप्शन कह दे, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस कह दे, वैकल्पिक अवधारणाएं जिसको हम कहते हैं, इनको रॉन्ग कॉन्सेप्शन हम नहीं कहते हैं, क्योंकि ये बच्चे ने अपने अनुभव के आधार पर बनाए हैं। रॉन्ग कॉन्सेप्शन कहना गलत होगा, इनको ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन, नाइव कॉन्सेप्शन या
मिसकॉन्सेप्शन कहते हैं हम, कि ये ज़रूरी नहीं है कि लॉजिकली सही हो ये जो कॉन्सेप्शंस या ये कॉन्सेप्ट्स जो बच्चे ने बनाए हैं, कि उसको लगता है कि पानी का रंग तो हरा होता है या नीला होता है क्योंकि उसने स्विमिंग पूल में देख लिया, या उसने एक तालाब में हरे रंग का पानी देख लिया, और टीचर जब क्लास में पढ़ाता है कि वाटर इज कलरलेस, तो वो कहेगा कि वाटर कलरलेस थोड़ी होता है, रंग विहीन थोड़ी होता है पानी, पानी का तो हमने रंग देखा है। तो ये मिसकॉन्सेप्शन है उसका, लेकिन उसने अपने अनुभव पे बनाया, तो आप उसको इस चीज के लिए डांटेंगे नहीं, उसको आप इस चीज के लिए डांटेंगे नहीं। मिसकॉन्सेप्शंस बनेंगे बच्चे की, जो डिस्कशन के थ्रू, साइंटिफिक थिंकिंग के थ्रू ठीक हो जाएंगे क्लासरूम में। तो ऐसा नहीं है कि मिसकॉन्सेप्शन होने नहीं चाहिए। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई, आपका पहचानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं पहचान पाए उसके मिसकॉन्सेप्शंस को, तो फिर वो डिस्कशन होकर के ठीक ही नहीं हो पाएंगे, वो बने रह जाएंगे। फिर बच्चा सोचते हुए बड़ा होगा कि पानी तो रंगहीन होता है, सॉरी वाटर इज नॉट कलरलेस, रंग होता है पानी में। तो ठीक, तो ये क्रिएट करने चाहिए नहीं, क्रिएट करने के लिए कोई नहीं कह रहा कि ये बनाओ, लेकिन जो बन गए हैं बच्चे के, जो बन ही जाएंगे एक्सपीरियंस के आधार पे, वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं। इग्नोर नहीं करना उनको, डिस्कशन करा के ठीक करना है, प्रमोट भी नहीं करना। यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई। जब पहचानेंगे तो डिस्कशन करके अपने आप ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, फियर अमॉन्ग स्टूडेंट्स। देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशन पे एक क्वेश्चन जरूर आता है, ये आपको सिंपल ध्यान रखना है। जो पॉजिटिव इमोशंस हैं वो लर्निंग में हेल्प करते हैं, नेगेटिव इमोशंस लाइक फियर ये बाधा बनते हैं लर्निंग में। तो नेगेटिव इमोशन क्या हो सकता है? फियर, एंग्जाइटी, है ना। ओवर, अगर बच्चा बहुत ज्यादा फियर में है तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अगर आपको पेपर का बहुत ज्यादा डर है, थोड़ा डर चलेगा। अगर आप क्यूरियस हैं, एक्साइटेड हैं पेपर को लेकर के, तो ये पॉजिटिव इमोशन है, ये आपको हेल्प करेगा लर्निंग में। तो फियर जो है एक नेगेटिव इमोशन है, और नेगेटिव इमोशन नेगेटिवली ही इंपैक्ट करेगा लर्निंग को, इंप्रूव नहीं करेगा लर्निंग को। इज डेट्रीमेंटल टू लर्निंग, यस, ये बाधा बनता है, अधिगम के लिए हानिकारक है बापू। फियर जो है वो सेहत के लिए एकदम हानिकारक है। हालांकि कई लोग कहेंगे नहीं, डर से ही हम तो पढ़ लिए जी, ये हो गया जी, वो सबके लिए बहुत हेल्दी नहीं है। वैसे तो आप युवराज सिंह का अगर कोई इंटरव्यू देखते हैं, बहुत बार आपके सामने भी आई होगी ये चीज, तो वो कहते हैं कि मेरे पिता, अब वो बेहतरीन क्रिकेटर रहे हैं अपने समय के, आज भी हैं, बेसिकली रिटायर्ड हैं। तो अगर उस सेंस में आप देखोगे तो उन्होंने 6 छक्के मारे भाई वर्ल्ड कप में, और क्या क्या नहीं किया, बहुत अच्छे प्लेयर रहे। बट जब वो अपनी स्टोरी सुनाते हैं तो वो इस चीज को बहुत सेलिब्रेट करते हुए नजर नहीं आते। वो हमेशा ये कहते हुए नजर आते हैं कि मेरे पिताजी ने मेरे पे अननेसेसरी प्रेशर डाला, और उस डर से मुझे क्रिकेट खेलना पड़ा, मेरी इच्छा नहीं थी, मैं तो कोई और स्पोर्ट में ज्यादा इंटरेस्टेड था। तो हो सकता है कि आप बन तो जाएं फियर से, हो सकता है आप कुछ अच्छा कर भी लें, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा फियर में, हो सकता है कई लोग ब्रेक हो जाएं और बच्चे की सेल्फ एस्टीम के लिए अच्छा ना हो, या फिर हो सकता है कि आप जो करना चाहते थे वो आप कर ही ना पाए। तो फियर को बहुत अच्छा हम नहीं मानते, है ना। हमारे यहाँ खाने के लाले हैं कई जगहों पे, सर्वाइवल का नहीं पता, इसलिए हम कह देते हैं कि डर बहुत अच्छा है, ये है वो है, बट डर एक्चुअल में अच्छा नहीं है अगर एक लिमिट से ज्यादा है तो। इज इसेंशियल, लव ऑफ लर्निंग होना चाहिए, फियर ऑफ लर्निंग नहीं होना चाहिए। डर के मारे पढ़ते हैं, लेकिन हम तो जब पेपर आता है, आदत हो गई हमारी, कंडीशनिंग है। अब आदत हो गई इसका मतलब ये नहीं ये सही है, दो चीजों में अंतर है। चल रहा है कोई चीज तो वो सही हो जाएगी, ये बिल्कुल नहीं है। इज इसेंशियल टू लर्निंग, नहीं, कोई इसेंशियल नहीं है। जॉय ऑफ लर्निंग होना चाहिए बच्चे में, पॉजिटिव इमोशन होने चाहिए, सीखने में मजा आए इसलिए सीख रहा है, वो पॉजिटिव है। डज नॉट हैव एनी इंपैक्ट, ऐसा तो कह ही नहीं सकते कि इंपैक्ट नहीं होगा। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, टीचर्स कैन फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग बाय। अर्थपूर्ण अधिगम, एक है रट्टाफिकेशन, रोट लर्निंग, उसको हमें बढ़ावा नहीं देना, मीनिंगफुल लर्निंग को बढ़ावा देना है, क्योंकि बच्चा एक्टिव होगा यहाँ पे। अर्थपूर्ण अधिगम, कोई भी चीज अर्थपूर्ण कब होती है? जब वो आपके जीवन से जुड़ती है, जिसका कोई महत्व हो आपके जीवन में। नहीं तो दुनिया में क्या क्या हो रहा है, हर चीज तो आपके लिए मीनिंगफुल नहीं है। तो बच्चे की रियल लाइफ से जैसे आप लर्निंग को जोड़ देंगे तो वो मीनिंगफुल हो जाएगी। ठीक, तो पहला ऑप्शन है डिस्करेज करेंगे आप मीनिंगफुल लर्निंग, किससे? कोऑपरेशन अमॉन्ग स्टूडेंट्स। अगर आप बच्चों के बीच में सहयोग को हतोत्साहित कर रहे हैं कि एक दूसरे को सहयोग नहीं करना, हेल्प नहीं करनी, तो इससे कोई मीनिंगफुल लर्निंग नहीं होती। आप देखते हैं एक टीम, अगर क्रिकेट की भी आप बात करेंगे तो टीम कोऑपरेट करके खेलती है, ऐसा नहीं है कि आपस में लड़ते रहेंगे तो फिर तो हारना ही है। एनकरेजिंग कोऑपरेशन अमॉन्ग स्टूडेंट्स, अभी हम कह रहे थे कि मॉडर्न डे में हम लर्निंग को कैसे देखते हैं, एक सोशल एक्टिविटी के रूप में देखते हैं कि कोऑपरेट करके एक दूसरे को आगे बढ़ाएंगे, हम एक दूसरे से बेहतर सीखेंगे, प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करके नहीं। ये एनकरेजिंग कोऑपरेशन, ये कंपटीशन लिख दिया है यहाँ पे, हिंदी में जो है इस पे, इसमें गड़बड़ है, छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करके नहीं, सहयोग को हतोत्साहित करे, डिस्करेज कोऑपरेशन, हाँ, सहयोग को प्रोत्साहित करके, सहयोग को प्रोत्साहित करके, हिंदी में ठीक कर लीजिएगा इसको। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ना कि डी। बात सही है नहीं है? अभी देख लेते हैं, बाकी के ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, डोंट वरी। देखिएगा,
प्रमोटिंग या प्रमोशन ऑफ मेमोराइजेशन ऑफ कंटेंट, रट्टाफिकेशन, रटंत विद्या, मेमोराइजेशन, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ये सब नेगेटिव हैं। वैल्यूइंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स, ये बात तो सही है। एनकरेजिंग कोऑपरेशन अमॉन्ग स्टूडेंट्स, ये भी सही था, टीचर्स कैन फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग, ठीक है। वैल्यूइंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स, संप्रत्तियों की समझ को महत्व देकर के जो है अधिगम को बेहतर किया जा सकता है। देखिए मुझे लगता है कि इसमें ना टाइपो है, ये यानी टाइपिंग मिस्टेक है, ये कोऑपरेशन नहीं होगा, क्योंकि हिंदी में अगर प्रतिस्पर्धा लिखा हुआ है तो पॉसिबिलिटी है कि ये हमारी टीम से या फिर पेपर में होगा, तो फिर तो यही मानना पड़ेगा फिर तो, लेकिन नंबर एक इसी से मिलेगा, या दोनों को भी वो सही मान सकते हैं। मेरे ख्याल में या मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है कि ये कॉम्पिटिशन होगा यहाँ पे, एनकरेजिंग कॉम्पिटिशन या डिस्करेजिंग कोऑपरेशन, दोनों में से एक शब्द जरूर होगा यहाँ पे। छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर डी के साथ ही जाएंगे भाई, क्योंकि इससे बेहतर ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है और उसमें हिंदी में मिस्टेक है, तो डी के साथ जाएंगे। अगर ये यहाँ कोऑपरेशन सच में लिखा होता तो वो भी सही होता और दोनों भी सही हो जाते हैं, कई बार वो दोनों को सही भी मान लेते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टुवर्ड्स मास्टरी लर्निंग। मास्टरी लर्निंग क्या है? एक है आपकी लर्निंग परफॉर्मेंस लर्निंग, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड के फर्स्ट आना है, चाहे रट्टाफिकेशन करना हो, जैसे वो चतुर रामलिंगम था 3 इडियट में, ठीक है। दूसरा क्या होता है, मतलब वो चमत्कार को बलात्कार बोल रहा था, मतलब रट्टाफिकेशन, टोटल रट्टा कि फर्स्ट आना है, कुछ भी करके रट्टा लगाऊं चाहे। दूसरा होता है फेलियर अवॉइडेंस, किसी तरह से, जैसे राजू रस्तोगी था 3 इडियट में 33% या जो भी परसेंटेज है जिससे बस पास हो जाऊं, फेल ना हो जाऊं, सीटेट में 90 नंबर आ जाए किसी तरह से। तीसरी अप्रोच है मास्टरी लर्निंग, नंबर जो आएंगे आते रहेंगे, मुझे मास्टर बनना है, मुझे सब कुछ पता होना चाहिए, मुझे जाननी है हर चीज। तो मास्टरी लर्निंग जो है अर्ज फॉर कॉम्पिटेंस है, कि अगर आप बच्चे में योग्यता की चाह पैदा करेंगे, यार तुमको सब पता होना चाहिए, आपको भूख होनी चाहिए जानने की। जॉय ऑफ लर्निंग, लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, सीखने में मजा आता है इसलिए आप सीख रहे हैं, मुझे ये पढ़ाने में मजा आता है इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये अर्ज फॉर फेम ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो जाएगा कि फर्स्ट आना है, या पैसे के लिए भी है, पावर के लिए भी है, तो ये वो परफॉर्मेंस है, कोई एक रीजन बाहर है, तो ये मीनिंगफुल नहीं होगी। मास्टरी लर्निंग में आपको मजा उस चीज का मास्टर बनने में आ रहा है, जैसे वो रेंचो का एग्जांपल था कि उसको डिग्री भी नहीं मिली, बट वो जो है सीखने में इंटरेस्टेड था, उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट था। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने ठीक किए वो आप कमेंट्स में बताएंगे, और ये टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ कल प्रीवियसली जो भी पेंडिंग है वो भी मिल जाएंगी। लेट्स लर्न स्क्वाड सर्च करेंगे, आई थिंक 9-10 लाख के लोग करीब हम वहाँ लोग हैं, किसी फेक चैनल से मत जुड़िएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो आप कर लीजिएगा। हम अगले 1 महीने बहुत ही मेहनत करके सीटेट का एग्जाम क्रैक करेंगे साथ में मिल करके, मतलब मैं तो नहीं कर रही हूँ बट आप करेंगे, मैं कर चुकी हूँ बहुत बार। तो आउट ऑफ 30 की अगर हम बात करें तो कितने ठीक हुए वो आप कमेंट्स में बता देंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। मुझे बुखार था कि सर में दर्द था, वो सब मैं भूल गई हूँ। बहुत मज़ा आया डिस्कशन में, थोड़ा हमने स्पीड स्लो रखी बिकॉज कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखना भी जरूरी है। फ्री नोट्स अपडेटेड वाले जो है मैं जल्दी ही आपको वो भी कराती हूँ प्रोवाइड। अभी मैं जस्ट आई हूँ, कल से ऑफलाइन क्लास भी शुरू है, तो 2-4 दिन मेरे को दो, बाकी क्लासेस अब आपकी कंटिन्यू रहेंगी, है ना। 9 बजे की हम कोशिश करेंगे, 9 बजे से शुरू कर दें क्लास, ठीक है। चलिए टेक केयर, बाय। कोई और विचार हो आपका तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। बाय बाय।